आप सभी को नमस्कार। मैं अपने आज के सरस्वती पुत्र श्री अंकित जी को उद्बोधन के लिए रिक्वेस्ट करूं। उससे पहले एक गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक्रोफोन बंद रखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। अंकित सर, अपना उद्बोधन प्रारंभ। धन्यवाद सर। आज के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है और चिरंजीवी श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबको ऐसे ही मिलता रहे। आज पोर्टल पे एक एडवाइजरी आई है तो उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। अभी काफी वीडियोस में आने लगा था कुछ टाइम से कि हमारा GSTR 3 भी फ्रीज होने जा रहा है। जो हम डाटा GSTR 1 में अपलोड करेंगे उसी के बेस पे हमारी 3 भी क्रिएट होगी और उसी के बेस पे हमें अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी। किसी भी तरह का हम 3 भी में कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो उसी को लेके एक ये पहला कदम कहा जा सकता है। अप्रैल 2025 मतलब अप्रैल की जब हम रिटर्न फाइल करेंगे मई में, तो तब से ये कंपलसरी हो जाएगा। अभी इन्होंने सिर्फ एक स्टेप उठाया है जिसमें इन्होंने कहा है कि GSTR 3 B का 3.2 ऑप्शन, जिसमें हमारी कंपोजिशन डीलर की, जो हम कंपोजिशन डीलर को सप्लाई करते हैं वो जाती है, या B2C सेल जो अदर स्टेट में सेल होती है B2C, उसकी डिटेल जाती है, या UIN को जो सेल करते हैं उसकी रिपोर्ट 3.2 में जाती है, GSTR 3 B के 3.2 में। तो अभी तक क्या होता था, अगर हमने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी और उसमें कोई गलती रह गई तो हम उसकी करेक्शन 3.2 में जाके एडिट करके कर देते थे, ना कि हम उसका GSTR 1 में कोई चेंज करते थे। तो हालांकि वो गलत था, हमें अपने 1 में भी करेक्शन करनी चाहिए थी। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता था कि अगर हमने 1 फाइल कर दी और हमें अपना सही डाटा रिपोर्ट करना है तो हम 3B में जाके उसे एडिट करके करेक्शन कर लेते थे और अपनी 3B सही रिपोर्ट करके फाइल कर देते थे। लेकिन अब इसको इन्होंने ऑप्शन वहां से हटाने जा रहे हैं एडिटिंग का। आपको अपनी GSTR 1 फाइल करते ही आपका 3.2 का डाटा फ्रीज हो जाएगा। आपको 3.2 में कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपकी ऐसी सेल है जो GSTR 1 में गलत अपडेट हो गई थी, तो पहले आपको GSTR 1A फाइल करना होगा। 1A में अपना डाटा को अमेंड करना होगा और उसके बाद 1A सबमिट करने के बाद अपनी 3B, जो आपकी फिर सही होके रिपोर्ट होके आएगी 3B, तब आप अपनी 3B फाइल करेंगे। तो 3B का ये ऑप्शन धीरे धीरे, अभी ये पहला स्टेप है, आने वाले टाइम में अदर ऑप्शंस भी ऐसे ही फ्रीज होते चले जाएंगे। ये पहला स्टेप 3.2 पे लेके आए हैं जिसमें डाटा फ्रीज किया जा रहा है। इस रिगार्डिंग अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो हाँ अंकित सर, जैसे। अब ये GSTR 1 का एक बार गलती कर दी, मैं मालूम पड़ा तो मैंने अमेंडमेंट कर लिया एक बार। तो थ्री जी। भी रिटर्न भरने के पहले मैं इसको 2-3 बार यूज कर सकता हूँ, GSTR 1 को? नहीं, नहीं सर, एक बार आप GSTR 1 फाइल करेंगे,
उसके हाँ। बाद एक एक ही बार आपको ऑप्शन मिलता है 1A फाइल करने का। हम्म। तो ये जीएसटी R1 और 3B के बीच में जो गैप है, इस दौरान हाँ में जी, क्या मालूम पड़ 1A गया मेरे को कि आज मैं 1A ठीक फाइल कर किया सकते। था, लेकिन कल फिर और करना पड़ गया। नहीं, आप एक ही बार तो करेक्शन कर दो सकते बार हैं, नहीं कर सकता। 2 बार नहीं कर सकते। 2 बार करेक्शन नहीं कर सकता। नहीं सर, अच्छा, एक ही एक बार। तो पहले क्या होता था, जो B2C सेल करते थे तो हाँ जी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट देते थे। जी। अब जैसे सुनने में आ रहा है उसका भी HSN कोड से बताना पड़ेगा HSN कोड तो बताना पड़ेगा सर, लेकिन ये नहीं है, B2C बिल को। वाइज डिटेल नहीं देनी। हाँ, B2C का बिल वाइज डिटेल नहीं देना है। बिल वाइज डिटेल नहीं देना, नहीं, मतलब सेक्शन 12 में दो B2C दो दो तरीके से समझाना होगा। B2B की सेल अलग दिखानी होगी और B2C की सेल अलग दिखानी होगी। नहीं, अभी तो इकट्ठा ही है उसमें HSN। अभी तो उन्होंने उसका अलग नहीं किया कि B2B इतना है, B2C इतना है। नहीं आया वो उसका, टैक्स गुरु का आया था वीडियो मेरे पास, उसमें अभी दिखाया आया है, उसने। लेकिन अभी पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है वो। हाँ, ठीक है सर। GST के रिगार्डिंग अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। बिल जी माल था 260 दर्जन और गलती से जी कोई बात करते 200 टन का बिल बना दिया। माल जी। चला भी गया, सब कुछ हो गया, सब कंप्लीट हो गया। अब 60 टन का क्या करूं मैं? बिल आपने 200 का बनाया है, माल गया 260, हम्म। तो और सबका 60 का आप एक और बिल बना दीजिए। तभी तो माल तो मूवमेंट हुआ ही नहीं, 60 का बिल सर, बनाने जाऊं तो। माल का मूवमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है ना, आप उसका डेबिट नोट बना सकते हैं ना एक। डेबिट नोट बना के एडजस्ट कर हाँ सकते हैं। जी यही है रास्ता। जी। ठीक 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 है सर। अंकित जी, एक क्यूरी ऐसी थी। हाँ जी फादर की फर्म है जिसको क्लोज कर दिया है, जी और नया GSTR सन के नाम से GSTN इशू करवा लिया है। ठीक फादर है। की फर्म कंपोजिशन में थी, जी और अब जो सन की फर्म है वो रेगुलर आ रही है। ठीक है। तो सर, इसका स्टॉक का ट्रांसफर कैसे होगा? सर, स्टॉक का ट्रांसफर तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट जैसे होता है वही होगा, जी, लेकिन अगर आपको उसकी ITC लेनी है स्टॉक की, ITC तो ले। जी उसके लिए 6 महीने पहले स्टॉक का आपको ITC 02 फॉर्म भरना होगा। जी। फादर की तो फर्म। उसके फादर की फर्म में जी जितना स्टॉक बचा हुआ है, जी वहाँ पे ITC क्लेम होगी, जी और उस ITC का ट्रांसफर फिर नई फर्म में होगा। जी। ठीक, थैंक यू। लेकिन फादर की फर्म में ना, पहले आप बेटे को लीगल हेयर ऐड करना जरूर। जी, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे में था कि फादर को मरे 6 साल हो गया जी और लड़का अभी तक कंपनी चला रहा है, तो इस पे क्या होगा? सर, कंपनी है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, इस चीज के प्रोपराइटर है। ऊपर। प्रोप्राइटर में तो चला ही नहीं प्रोपराइटर सकता। ही है, प्रोप्राइटर में तो उसे वो चला रहा है, लेकिन अपने पेन पे चलानी पड़ेगी। गलत है सर अगर वो कोई तो बात चला सही रहा है, है तो। लेकिन वो नहीं, वो ना समझ है कर रहा है। उसका जो सलाहकार है उसको सलाह नहीं दिया। ये केस मेरे पास आया एक ठो, भारत रत्न का अवार्ड देना चाहिए सर। तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा? सर, उसका कुछ नहीं, वो सब कुछ गलत माना जाएगा। सब कुछ गलत बनाया, जी अजय डिपार्टमेंट जी, को पेनल्टी भी लगा सकता है। अजय जी, GSTN जो होता है वो पेन नंबर पे मिलता है। हाँ मान रहा उसके हूँ। उसके फादर का पेन, जब उसकी डेथ हो गई तो वो पेन वहीं पे सीज हो गया। हाँ ठीक बात है, लेकिन सबका अब वो वो 6 साल नहीं से मान काम कर रहे, रहा या उनके जो कंसल्टेंट कर रहे हैं कि एक्ट से ऊपर तो नहीं जाएगा। है। हाँ। एक्ट के अनुसार जैसे ही पेन नंबर खत्म हो गया, डेथ हो गई प्रोप्राइटर की, वो वहीं की वहीं फर्म रुक गई। ठीक बात है, एकदम सही अब बोल रहे हैं उसके आप। बाद आप कोई भी चीज लगा रहे हो तो सरकार आपको पेनल्टी लगा सकती है, क्योंकि आप अपने फैक्ट्स को छुपा रहे हाँ हो। हाँ, वो और पेनल्टी उसके लगा द्वारा सकती है। कोई भी जारी की हुई टैक्स इनवॉइस जारी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अच्छा। प्रोपराइटर है ही नहीं। हाँ यदि सही उसके बात है बाद सर। भी उसका बेटा कर रहा है सेल्फ डिक्लेयर, तो किस आधार पर कर रहा है? हाँ फादर के तो, पेन पे कर रहा है, तो जो है ही एग्जिस्ट में नहीं है,
हाँ गलत नल एंड वॉइड मानी जाएगी और उसका हाँ, टैक्स भी नहीं माना जाएगा जो वसूल करके इसने जमा किया। अच्छी बात है। ये ये- सरकार पेनल्टी अलग लगाएगी आपको। हम्म। अब तो अगर उसको बंद करवाना होता हो अब तो बंद तो है ही, वो बंद तो हो ही चुकी ऑलरेडी। आपको तो डिक्लेयर नहीं, करना कि फादर की डेथ हो गई, फादर का सर्टिफिकेट ब- लगाइए बस लगा के उसको रास्ता और बना के स्टॉक उस स्टॉक पर पे रास्ते टैक्स पे दे ले आऊं। दीजिए, स्टॉक पे टैक्स दे दीजिए जो भी स्टॉक बचा हो। हाँ ठीक, ठीक है सर। संजय सर, मेरे पास दो क्वेरी आई हुई हैं, जी तो सर। मैं आपसे उसका थोड़ा सा। एक तो सर, क्या टीसीएस प्रोविजन खत्म हो चुके हैं सर? हाँ, 1 अप्रैल से अब 1 अप्रैल 25 से टीसीएस नहीं लगेगा सर? नहीं लगेगा। वो जो 50 लाख से ऊपर की सेल पे जी काटना था जी, ना, वो हाँ खत्म जी हो हाँ जी हाँ जी। खत्म हो चुका। टीडीएस कंपलसरी रहेगा? टीडीएस तो रहेगा टी ही। टीडीएस रहेगा सर। एक दूसरी क्वेरी आई है सर, जो अब पार्टनर्स रेमुनेशन और इंटरेस्ट पर टीडीएस का है, जी, तो क्या जब हम उसे बुक करेंगे तभी हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, या जब हम पेमेंट करेंगे तब काटेंगे? एट द टाइम पेमेंट है, जब पेमेंट करेंगे आप पे करेंगे। क्योंकि जो हम उसे बुक करते हैं, मान लो हर मंथ उसे बुक कर रहे हैं, इतना हम्म, इतना इंटरेस्ट है या इतनी रेमुनेशन है, जी। तो क्या तभी उसका टीडीएस नहीं, लेस आप करके बुक तब देखिए, बुक रेमुनेशन? की दो एंट्री है, आप पर मंथ बुक कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। जर्नल की पेमेंट एंट्री करेंगे पेमेंट तो या हम पेमेंट के? पेमेंट तो हम 3 या 4 महीने बाद करते हैं, अभी तो तो फिलहाल हम ठीक है, जर्नल एंट्री हाँ करते तो हैं। 4 महीने बाद जितना भी आप पेमेंट करेंगे उस पर टीडीएस काटेंगे। जब हम पेमेंट करें तभी टीडीएस काटने की जी, लायबिलिटी आएगी? टीडीएस की जी लायबिलिटी सर तो एट द सर टाइम ऑफ पेमेंट। अंकित जी, जी अंकित जी, उसमें जी जी। दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, या तो आप अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं पार्टनर से, या फिर हम पे कर रहे हैं। तो जब हम क्रेडिट कर रहे हैं तभी फिर आपको डिडक्ट करना है, तो पे हम बाद में करें। जब आपने अकाउंट नहीं, में क्रेडिट ही कर दिया उसके, उसकी अकाउंट वर्डिंग में में। यही आ रहा है। सत्यन जी, नॉर्मली क्या होता है, एंट्री लास्ट में ही होती है। वो एडजस्टमेंट की एंट्री है तो बाद में ही होती है। मंथ वाइज तो कोई भी नहीं हाँ, करता। नहीं सर, वो अपन लास्ट में क्या है, बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देख लेते, बुक एग्जैक्टली। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डाल देते। तो फिर हम ये मान ये लें कि आपको लास्ट में इलाहाबाद इन्हें दिया। बैंक को खाता इंडियन बैंक में हुआ है अब। तो उस दिन सत्यन जी बेहतर तो वही तो रहेगा कि हमें जब बाकी एक साथ इंडियन एंट्री बैंक की ट्रांसफर अकाउंट मारिए और और कर आईएफएससी दिए। भेज दो उन्हें कहा आपके दस हाँ, हजार रुपया फिर सात उसमें सौ क्या जो होगा भी सर अपने रुके जो कि को लास्ट मैसेज वाले आ रही क्वार्टर थी में अपन आपके मान पास, लें जो भी जी अपन अमाउंट सेट कर रहे हैं, तो हमें जी और वो उसका से दूसरों टीडीएस काट लें, वो जी, ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। पासबुक को पहलो पन्ना भेज दो जब मैं और अकाउंट नंबर और आईएफएससी दीक्षित लिखी जी, हो दोनों दीक्षित जी सॉरी, माफ करिए, आपका माइक और बंद अकाउंट करिए। नंबर लिखे हुए हैं। हम आपको जो दीक्षित जी, नोटिस हम आपको काम देर से कर रहे हैं तो एडवोकेट हमें दीक्षित जी जी, हमें जी आप कमी थोड़ा निकल के माइक्रो आई है और बंद। कछु आपको हेलो 19-20 को देखने हो जी रिफंड अंकित फेल्ड है सर, आप बोलिए तब वो रुकेंगे, मेरी सुन नहीं रहे। हाँ रुक गए। पीके सर के नाम से कोई तो आईटी है सर? सर नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है, हाँ जी मान के चलिए 11 जनवरी 2025 को प्रोपराइटर की डेथ हो गई, जी। तो उसमें ये रूल है कि 1 महीने का समय मिलता है। हाँ जी, 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन में वो अपने जो भी मतलब उसके माल रुके हुए हैं या जो भी उसकी बिलिंग है, तो वो अपनी पूरी करके और उसका रिटर्न फाइल कर सकता है। बिलिंग तो कर ही नहीं सकते उसके बाद, डेथ तो डेट के जो बाद में आप बिलिंग नहीं कर सकते ना उसमें। नहीं, बिलिंग नहीं, मतलब जो माल उसका ट्रांसपोर्ट पे रुका हुआ है, हाँ जी। तो वो तो लेगा ना अपना माल। नहीं, वो वापसी करना होगा, आप उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? किस ब्याह पे आप एक्सेप्ट करेंगे तो माल को? फिर एक महीने का टाइम किस लिए दिया जाता है? 1 महीने का टाइम इसलिए दिया जाता है कि आपको वहां पे रिपोर्ट करना है कि इनकी डेथ हो चुकी है। और क्योंकि इसमें जो एज पर एक्ट प्रोविजन है, उसमें जो भी लीगल एयर होगा उसको अधिकारी को जाके मिलना होगा, और वो जी। अधिकारी उसको लीगल एयर ऐड करेगा, और उसके बाद तब वो उसकी बंद की सूचना पोर्टल पे देगा। तो उसकी अधिकारी से रिटर्न मिलना जो जरूरी थ्री है? बी की रिटर्न, सर एज पर एक्ट यही है कि आप अधिकारी के थ्रू करेंगे। आपको आईटी पासवर्ड कैसे पता? आप किस ब्याह पे आप उसे ऐड करेंगे? अधिकारी तो ऐड करेगा उसे लीगल एयर। नहीं, उसने नया नंबर ले लिया है उसके लड़के ने। सर, नया नंबर भले ही ले लिया, लेकिन पुरानी जो आपको सरेंडर करनी है वो किस बेस पे सरेंडर करोगे, कैसे तो करोगे? मतलब उसको अधिकारी के पास ले जाना पड़ेगा? हाँ जी। अच्छा, सर तो पहले अंकित उसको जी, अधिकारी के पास ले जाएं फिर उसको। लीगल एयर ऐड कराएं। नहीं इसमें लीगल एयर ऐड करा के तब उसकी इंटीमेशन
सर ये फर्म मैं बंद की जीएसटी में जाएगी। कह रहा हूँ, जीएसटी में कह रहा हूँ। हाँ जी, जीएसटी की बात कर रहा हूँ सर मैं। जीएसटी में सर एक सर्कुलर आया था 96/15 2019। ये जी 28 मार्च 2019 का है। इस पे देख लेना आप, ऐसा पूरी क्लैरिफिकेशन दी हुई है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर किस तरीके से हमें स्टेप उठाने हैं। उसमें जो अंकित जी ने बताया बिल्कुल सही बताया कि लीगल हेयर जो है वो ऑफिसर से मिलेगा, वहां पे खुद को ऐड कराएगा। ऐड होने के बाद उस आईडी पासवर्ड से वो उसको लॉगिन करेगा, उसमें जो भी काम उसको करने हैं वो करेगा। ऐसे नहीं कि हमारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो हम करने लग जाए, वो गलत सर तरीका है। कौन सा इसका सर्कुलर बताया आपने? सर्कुलर नंबर 96/15 2019 जीएसटी। ये आया था 28 मार्च 2019। 28 मार्च 2019। हाँ, सर्कुलर नंबर 96/15/2019। ये देख लीजिए सर आप। रजिस्ट्रेशन ठीक है, वेरिफिकेशन से रिलेटेड था ये सत्यन जी। जी इसमें जो प्रोसेस थी वो हाँ, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस थी उसके अंदर, कि कैसे इसमें वेरिफिकेशन सर होगा। आईटीसी आई इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल पार्टनर था इसमें। अच्छा, तो उसी में कुछ है इस तरीके का कि किस तरीके से होती है, करना है आपको। एक उसी से रिलेटेड है, सर सर इसको देख सर एक बार और बोल देंगे। 96/52 नहीं नहीं, ऑब्लिक 15। 50 हाँ 50 ठीक 15 है बाई सर। 15 15 15 15 जी 15 हाँ जी 2019। इसमें है 2019। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल प्रोपराइटर। एक तो ये है, जी और एक और हो सकता है। 14 में वेरिफिकेशन। हाँ हाँ सर, एक और हाँ, देखिए पीके जी, आप मेरी बात जो आप अभी आप बात बता रहे थे कि उसका जो गोडाउन उस पे ट्रांसपोर्ट पे माल पड़ा हुआ है, पहली बात तो समझिए, जब उसकी प्रोपराइटर की डेथ हो गई तो वो फर्म वहीं की वहीं ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई। उसके बाद आप उसकी परचेज को किस तरीके से रखेंगे? परचेज वो मानेंगे कि वो तो गुड्स रिटर्न ही माना जाएगा। लीगली वो ले ही नहीं सकता उसका ना, उनका लीगल हायर जो है वो भी, क्योंकि उसे बिजनेस यदि करना है तो नया पेन नंबर लेना पड़ेगा। यदि उस स्टॉक को लेकर उसके बाद ही उस परचेज को वो ले सकता है। सर लेकिन व्यापारी के हिसाब से तो माल जो रिटर्न करेगा उसको, और जो उसने बेचा है उसको तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा वापस माल? बोथरा जी बात समझिए, जिसको हुआ, जिसको व्यापारी को बेचा, जब वो व्यापारी ही नहीं रहा, हाँ। पेमेंट कौन करेगा उसको? सर, इस केस में क्या परचेज ही होता नहीं है कि मानेगा। माल माल ट्रांसपोर्ट पे पड़ा रहेगा, उसको हम्म। पहले अपना नया नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। फिर जिसका माल है वो नए जीएसटी पे बिलिंग करेगा, उसमें डिस्पैच फ्रॉम ट्रांसपोर्ट दिखाएगा, और तब आपके पास वो माल रिसीव करोगे आप नई फर्म में। हम्म, ये हो सकता है, ठीक है। जी सर, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज। तो कुछ माल जैसे एडवांस पेमेंट देके तो खरीदारी होता तब? सर देखो, अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, हम्म। डेथ होने के बाद वो रिसीव नहीं कर सकता ना। नहीं, पेमेंट तो जो मैं देन एडवांस बोथरा पेड कर जी, दिया। आपने एडवांस में एडवांस। पेमेंट ही तो भेजा। हाँ। सेल कब, परचेज कब कंप्लीट होगी? जब वो गुड्स को रिसीव कर लेगा। मैंने एडवांस में पेमेंट दे दिया और जब मैं खत्म हो गया तो वो हम्म। पैसा वापस आएगा। वो सेल तो परचेज तो कंप्लीट नहीं हुई, या जिसने माल बेचा नहीं उसकी सेल तो कंप्लीट नहीं हुई ना, क्योंकि माल ना। की रिसीविंग ही नहीं हुई। हाँ, तो ठीक उसको वो बात है। पैसा वापस करना पड़ेगा जो हाँ। एडवांस में दिया। हाँ। आप जीएसटी की जो मुख्य चीज है वो है पेन नंबर बेस। जस्ट हाँ, इसका मेन मेन डेथ पेन ही कार्ड हो ही है। गई तो उसके बाद तो ये बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें होती है कि माल माल सपोज दैट, एक बात मानिए कि कहीं बंबई से माल चला, कलकत्ता आना हम्म। 15 दिन लगने हैं साहब, एक मेरी बात समझो। इस बीच में हाँ। जिसने माल मंगाया उसकी डेथ हो गई, हम्म। माल ट्रांसपोर्ट पे आएगा तो वो डिलीवर किसको करेगा जब वो आदमी है ही नहीं? हम्म। तो वो माल वापस से आएगा, या उसके लिए वो बिल कैंसिल होगा। यदि उनका बेटा उस बिजनेस को टेक ओवर करता है तो वो बिल हम्म। कैंसिल होगा, दूसरा बिल इश्यू होगा उसकी जगह। हाँ, वो आईटीसी तो तभी दूसरा मिल नंबर, पाएगी ना। और जब वो अपना नंबर ले लेगा आईटीसी तब करवा पाएगा। जी, वो अपना नंबर लेगा तब करवा पाएगा वो अपने तभी नंबर से। होगा ना लीगली, तो तभी होगा ना पेन नंबर पर। हम्म।
कोई वैलिड परचेज तभी मानी जाएगी जब वो अपनी जीएसटी नंबर पे, जीएसटी नंबर उसके पैन नंबर से मिलेगा। ठीक बात। सर हमारे अंकित जी, हमारे सलूजा सर आ चुके हैं। जी सर, जी जी। प्लीज देख लीजिए और कोई क्वेरी तो शैलेंद्र सर आप। कोई नहीं सर, पीके सर की कोई क्वेरी थी सर, वो वो हो हैंड गई, रेज किया बता था दी उन्होंने बता दोबारा, दी। दोबारा भी किया था उन्होंने हैंड रेज। नहीं वो कई बार गलती। अच्छा अच्छा, किसी और सदस्य की कोई क्वेरी हो तो। अगर कोई क्वेरी ना हो तो सेशन चालू कर सकते हैं अपन नया सेशन। देख लें अगर किसी कोई क्वेरी हो, कोई कुछ सवाल हो किसी का, फिर बाद में कहते हैं हमारा सवाल रह गया, हम पूछ नहीं पाए। किसी का सवाल नहीं है? नहीं सर। मेरे चलिए, जैसे बात भी नहीं रहा। आपके पास भी नहीं सवाल आज क्वेरी? आपके तो हमेशा भंडार रहता है ना कोई सवाल रहती है आपके पास। अभी दिमाग में भी नहीं आ रहा, इसलिए नहीं पूछ पा रहा हूँ। अंकित जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, हाँ जो जी मैंने अभी क्यूरी पूछी थी, उसमें एक्चुअली में फादर भी जिंदा है अभी और सन भी जिंदा है, हाँ। जी। तो भी लीगल हायर ऐड करना पड़ेगा ना फादर वाली फर्म में? नहीं नहीं। नहीं करना? नहीं, फिर तो क्या ऑथराइज क्वेरी क्या सिग्नेटरी है आप सर? ऐड कर सकते हो। पृथ्वी जी, क्वेरी क्या थी आपकी? दोनों जिंदा हैं तो वो बंद करना चाहते हैं बिजनेस नहीं, फादर? वो दोनों ट्रांसफर जिंदा है, करना चाहते फादर भी होंगे। जिंदा है, सन भी जिंदा है। जी फादर बिजनेस क्लोज करना चाह रहा है और सन के नाम वो बिजनेस ट्रांसफर करना चाह रहा है, और ठीक है सन ने नंबर जीएसटी नया ले लिया है। ठीक है। बस उसको स्टॉक ट्रांसफर करना है। फादर का कंपोजिशन में था और सन का रेगुलर में है। तो सर कंपोजिशन से जब पहले फादर वो को आउट पहले होंगे, कंपोजिशन से आउट करना पड़ेगा। आउट होगा और उस पे जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी स्टॉक पे, उसके हिसाब से उसे उतना पे करना पड़ेगा, अच्छा। तभी वो आईटीसी ले पाए। नहीं सर, नहीं नहीं, इसमें क्या है होगा सर, जो आपका स्टॉक है ना, जी। 6 महीने का जितना स्टॉक है उसको हाँ उसी आपको के उतने का आईटीसी। आईटीसी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 6 महीने के स्टॉक के लिए आपको आईटीसी तो फॉर्म भरना होगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको कंपोजिशन से रेगुलर में आना पड़ेगा। अंकित जी, उसका बेस्ट वे ये नहीं हो सकता कि कंपोजिशन से आउट हो जाए, रेगुलर हो जाए और पूरी टैक्स हाँ जी इनवॉइस से सेल कर दे, पूरे स्टॉक की तरह उधर आईटीसी मिल जाएगी पूरे स्टॉक की। सर, जब अभी परचेज तक का हम नहीं रहेगा। कंपोजिशन में थे तो हमें आईटीसी क्लेम नहीं हुई ना हमारी। नहीं हुई है। तो वो तो जब हम आईटीसी फॉर्म भरेंगे, 6 महीने का स्टॉक की डिटेल डालेंगे तभी होगी। नहीं नहीं आईटीसी पोर्टल पे तभी तो आएगी सर हमारे। हाँ 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 हाँ। उसके बाद ही लास्ट तो हम लास्ट ट्रांसफर सिक्स करेंगे मंथ सर। का, लास्ट 6 मंथ का बस हो। जी नहीं, जी जी संजय जी। सर ने जो समझाया वो भी तो सही है कि मैंने प्लानिंग नहीं कर लिया सर, कि छह हम महीना हम नहीं। टैक्स, अगर हम टैक्स इनवॉइस काटेंगे तो कैसे काटेंगे सर, नहीं जब नहीं नहीं हमारे नहीं, नहीं, पास आईटीसी। कंपोजिशन वही से बाहर होने के बाद उस पर टैक्स जमा करने का वही पूरे वही स्टॉक क्लियर पे। कर रहा हूँ सर। सर मैं संजय पूरे सर स्टॉक पे फिर की अपनी जेब बात से देना पड़ेगा ना सर। क्लियर हाँ कर हाँ। रहा जो हूँ। हम पीछे टैक्स दे के आए उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे ना। पहले तो हमें जो हमारा स्टॉक है उसका आईटीसी भी तो क्लेम करना है। जी अंकित सर, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे संजय सर ने जो बात कही ना कि मैंने कंपोजिशन से रेगुलर में आना है, तो सपोज मैंने प्लान कर लिया कि 6 महीने मैं ऐसे करके अपने आप को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो संजय सर की बात तो अप्लीकेबल हो जाएगी उस समय। सर नहीं, पुराने वो स्टॉक का तो बिल्कुल आपको बात तब भी सही करना है, होगा। अंकित जी की भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप कंपोजिशन में आपके पास पुराना काफी टाइम का स्टॉक चला आ रहा है, तो सबसे हम्म पहले तो आपने वो माल परचेज किया होगा, तो हम्म आपको जो आईटीसी फाइल करेंगे आईटीसी लेने के लिए रेगुलर में, क्योंकि आगे जब रेगुलर होंगे हम्म, तब टैक्स देंगे, तो आईटीसी का भी तो लाभ लेंगे उसी माल पे जो आपने हाँ खरीदा है। तो पिछले छह हाँ महीने की जो परचेज होगी उसके ही फाइल हो पाएगा, हाँ बाकी के टैक्स पे तो उनको देना ही पड़ेगा। तो या तो ये बेहतर है, एक प्लानिंग ये हो सकती है कि 6 महीने से पुराना जितना भी स्टॉक है वो कंपोजिशन में सेल करके उस पर 1% टैक्स दे दें वो, और 6 महीने हम्म से बाद का जो बचा होता है उस पर वो ट्रांसफर कर लें, और उसके बाद उससे टैक्स इनवॉइस से सेल कर दे तो प्रॉफिट पे ही उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। बस बस हाँ। बस वही। ठीक है अंकित जी, आई थिंक यही जी जी जी, सही ये है। बेस्ट सजेशन है सर। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी कोई सवाल हो? सर एक जानकारी मुझे चाहिए थी। हाँ बोलिए। ये कि जैसे कोई रेगुलर में पार्टी थी, प्रोपराइटर काफी साल 1.5 साल तक वो बीमार रहा, तो कोई बिजनेस नहीं करी। उस बीच में कंप्लायंसेस कम करने के लिए उसको कंपोजिशन में डाल दिए थे। तो अब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1 अप्रैल से, तो क्या उसको कंपोजिशन में उसका स्टॉक सेल कर सकते हैं? अगर कंपोजिशन में आ गए तो फिर कर सकते हैं आप।
हाँ, तो स्टॉक रखा हुआ है कि अप्रैल से वो सेल मतलब पहले ही डाल दिया था उसको कि कंप्लायंसेस का बर्डन उस पर कम पड़े जी तो जी वो जी। कंपोजिशन में डाल दिया था सर। तो वो तो कोई कंपोजिशन में बिजनेस ही हुआ कैरी नहीं। हुआ ना सर, तो अब तो आप कंपोजिशन में ही सेल करेंगे उसे। हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं कि पुराना स्टॉक है आप उसकी आईटीसी ले लिए अब कंपोजिशन में कर दें। सर उसके लिए अभी तक कोई ऐसा वो आया नहीं कि कोई ऐसा फॉर्मूला, हालांकि उसमें करना चाहिए यही कि जो आपका स्टॉक है उतने स्टॉक पे आपको आईटीसी या तो उतनी बैलेंस बची हुई होनी चाहिए, वरना आईटीसी रिवर्स करनी चाहिए सर। वो तो आईटीसी तो लेकिन बची सर नहीं। जब वो रेगुलर नहीं सर, जब वो रेगुलर से कंपोजिशन में आ रहे थे, आप जी। यही कह रहे हैं ना सर राकेश सर? नहीं जी, आ चुके हैं सर वो। रेगुलर से जी कंपोजिशन में तो आ हाँ नहीं, चुके हैं, लेकिन जो स्टॉक बचा तो हुआ उस था। सर समय भी तो अभी वो करा होगा ना, आईटीसी 03 करा होगा ना सर, क्योंकि कंपोजिशन में आते हैं हम तो जो हमारे रेगुलर की आईटीसी हमें छोड़नी होती है, उतना गुड्स हमें आईटीसी छोड़ना होती है, तो आईटीसी 03 भी तो भरते ना सर हम। राकेश भाई आपकी आप आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ आपकी राकेश भाई आवाज ब्रेक हो रही है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही राकेश भाई। सर फिर बाद में पूछ लेंगे। ठीक, राकेश भाई ठीक है आपकी सर। आवाज नहीं आ रही साफ। कोई नहीं सर, वो कह रहे बाद में कर लेंगे क्वेरी। आगे बढ़ते हैं सर। किसी और का कोई सवाल हो? क्योंकि नहीं तो फिर तो आईटीसी 03 नहीं करेंगे, तो जो स्टॉक कैरी कर रहे हैं और कंपोजिशन में चले गए तो ये तो फायदा हो जाएगा ना सबको कि मुनाफा का माल भी स्टॉक में है और उसकी नहीं नहीं, आईटीसी वो तो रिवर्स नहीं करी आपने, है ना सर? आईटीसी तो उसी रिवर्स समय पहले रिवर्स से। करी होगी ना। हाँ, कंपोजिशन में आते समय कर ली होगी, अब तो कंपोजिशन में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ठीक है सर। चलिए ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच अंकित सर। आज के हमारे सरस्वती पुत्र श्री राजेश सलू साहब पधार चुके हैं, उनका बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं उनके परिचय के लिए, क्योंकि सर पहली बार आए हैं पढ़ाने के लिए हम सबको, तो जरा उनका गुरु के परिचय के लिए मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से श्री शैलेश विश्वकर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सर का परिचय दे दें। उसके बाद सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। शैलेश भाई। सभी को जी सर, सभी को नमस्कार। मैं शैलेश विश्वकर्मा छतरपुर मध्य प्रदेश से आदरणीय श्री राजेश रोजर जी का परिचय देने जा रहा हूँ आप सभी के सामने। आप चार्ट अकाउंटेंट हैं और लॉ ग्रेजुएट हैं। आपके पास 31 साल से ज्यादा प्रोफेशन और इंडस्ट्री क्षेत्र का अनुभव है। आपने इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया CMA की अंतिम परीक्षा और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया DISA की जो परीक्षा है और CAAT की सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा का पाठ्यक्रम में पास किया है। GST पर आपकी किताब ICAI द्वारा प्रकाशित भी की गई है। आपने दिल्ली वेब पर संयुक्त रूप से किताब भी लिखी है। आपने GST और अप्रत्यक्ष करों पर कई लेख लिखे हैं जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आप GST, वेट और सेवा कर, आंतरिक लेखा परीक्षा जैसे विषयों पर विभिन्न मंचों पर नियमित अतिथि वक्ता है। आप प्रसिद्ध कॉर्पोरेट शिक्षक भी हैं। आपने वित्त के क्षेत्र में GST सहित भारतीय कानून के विभिन्न पहलुओं पर 10,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण दिया है। आपने के CA केयर के विकल्प में 600 से अधिक छात्रों पर वार्तालाप करी है इस बारे में कि आप CA करें अथवा ना करें। आप expertpanel.in पर सूचीबद्ध GST विशेषज्ञ हैं। वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए ICAI की IDT समिति के विशेष आमंत्रण भी थे। आपने वित्त और GST क्षेत्र में कई प्रकार की अन्य सामग्री भी तैयार की है। आपको कॉर्पोरेट ऑडिट, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी क्षेत्र में 29 से अधिक वर्षों का अनुभव है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई कंपनियों में से एक गूगल के साथ आपने अपना उद्योग, जब आप उनके साथ काम कर रहे थे तो कई नवीन वित्तीय अवशोषण प्रक्रियाएं और अनेक सर्वोत्तम प्रैक्टिस की और विभिन्न वित्तीय वर्टिकल के साथ मिलकर काम किया। आपने विदेशों में और भारत में वित्त पर के ऊपर, कराधान के ऊपर और कर नियोजन के ऊपर
ऐसे विषयों पर 10,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण भी दिया। ये तो हमारे आदरणीय राजेश सलूजा जी का परिचय था। आज हमारे बहुत संक्षिप्त आमंत्रण पर आदरणीय सलूजा जी ने टाइम दिया और एक अच्छे विषय पर आज वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, जीएसटी का विषय ISD। तो मेरा निवेदन है कि अपना उद्बोधन शुरू करें आदरणीय राजेश सलूजा जी। धन्यवाद शैलेश जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद कि इतना आपने डिटेल में मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ा। साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा हर्ष शर्मा जी का और दीपक जी का और अन्य जो मेंबर हैं इस संस्था के कि मेरे को ये मौका दिया आप लोगों ने। और स्पेशल धन्यवाद अजय अग्रवाल भाई जी का, जिन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया कि चलिए एक मौका है, आज नॉलेज शेयर करते हैं। तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का, ISD वर्सेस क्रॉस चार्ज। ISD का फुल फॉर्म है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और क्रॉस चार्ज के बारे में थोड़ा और आगे जानेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर मुझे शेयरिंग राइट मिल जाए। अच्छा, शेयरिंग राइट है मेरे पास, ओके। मैं फिर प्रेजेंटेशन अपनी आप सबको दिखाऊं। क्या आपकी स्क्रीन पे मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है? प्लीज कोई कंफर्म कर। जी सर, दिख रही सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आवाज ठीक आ रही है? सर बहुत साफ हो आ जाएगी। आवाज साफ आ रही है सर, दिख भी रहा है। चलिए। और मेरी टाई और मेरा शर्ट वर्ट स्मार्ट लग रहा है सर? सर आप खुद बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। चलिए, इसका मतलब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। यस सर, यस सर। ज्यादा स्मार्ट लग रही है सर। चलिए, वेरी गुड सर। ये हमारे इंस्टीट्यूट की दी हुई टाई है, तो स्मार्ट लगना जरूरी है। चलिए, बड़ी मजेदार बात है कि ये ISD और क्रॉस चार्ज कोई नए कंसेप्ट नहीं है। ये কিছু নিয়ে নে বাবা খাবে তো তোর কিছু নিয়ে নে। उसी दिन से लागू है जिस दिन से GST इंट्रोड्यूस हुआ था, 1 जुलाई 2017। लेकिन काफी लोगों ने इसको ना ध्यान देते हुए या इसको कैजुअल लिया, थोड़ा सा इसको हल्के में लिया। लेकिन अब सरकार इसके बारे में काफी चुस्त और दुरुस्त है। अब वो जानते हैं कि ये एक एरिया है जहाँ से अच्छा और GST रेवेन्यू बन सकता है, इसलिए उनका फोकस ये दो कंसेप्ट पे है। तो मुझे जहाँ पे भी आपको लगे कि कंसेप्ट में थोड़ा तेज चल रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि हम साथ लेके चलें। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्लाइड के अंदर उन प्रोविजन को दिया है, वो GST के वो प्रोविजन, वो सेक्शन जो दोनों क्रॉस चार्ज और ISD पे लागू होंगे। तो आराम से एक एक करके चलते हैं। हो सकता है आपको लगे कि कुछ बेसिक की बात हो रही है, कुछ रिपीटिशन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सालों से अब GST हम देख रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार रिवीजन करेंगे ताकि हमको हमारा बेस जो है या हमारा जो कनेक्ट है इस टॉपिक को समझने के लिए वो हमारा क्लियर हो जाए। सबसे पहले इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की ये डेफिनेशन जो सबसे पहले आपको दिख रही है ऊपर, ये डेफिनेशन तब थी जब GST लागू हुआ था। पिछले साल यानी कि 2024 में इस डेफिनेशन को चेंज किया गया। मैं उसको नई डेफिनेशन को आपको दे रहा हूं। ये पिछले साल फाइनेंस एक्ट में बदल दी गई थी और नोटिफाई इसको किया गया था अगस्त में। ये 1 अप्रैल 2025, जो भी 11 दिन पहले 1 अप्रैल 2025 स्टार्ट हुई है, उस तारीख से ये डेफिनेशन, ये नई डेफिनेशन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की लागू हो गई है। अगर आप डिफरेंस मेन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें इन्होंने रिवर्स चार्ज सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, ये दो रिवर्स चार्ज की जो सेक्शंस हैं जहां पे मेरा एरो घूम रहा है, ये दो सेक्शंस को इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कमी थी जो पहले नहीं थी डेफिनेशन में, वो अब इन्होंने उस कमी को दूर कर दिया है। तो मैं एक बार ही पढ़ना चाहूंगा सबके लिए। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices towards the receipt of input services
including invoices in respect of service liable to tax under section 9 subsection 3 and 4 of section 9, that is reverse charge, for on behalf of distinct person। तो एक नया शब्द है distinct person, इसको भी हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। रेफर टू इन सेक्शन 25, तो मतलब सेक्शन 25 में ही डिफाइन किया गया है distinct person को। एंड liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20। सेक्शन 20 भी देखेंगे हम। इसका अगर सार निकालूं मैं बिल्कुल आराम क्या बोलते हैं सरल भाषा में, तो ये बोलता है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो ऑफिस है जिसको की इनवॉइसेस मिलती हैं। कौन सी? टैक्स इनवॉइसेस मिलती हैं उन सर्विसेज के अगेंस्ट जो सर्विसेज डिस्टिंक्ट पर्सन को मिली है, लेकिन उनके बिहाफ पे इनवॉइस इस ऑफिस को मिली है। किसका ऑफिस? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस का। और ये ऑफिस की जिम्मेवारी है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 20। ये है सरल भाषा में इस परिभाषा का व्याख्यान। अब आगे चलते हैं सर। सेक्शन 20 का जिक्र किया तो एक बार सेक्शन 20 भी देखते हैं सर। सेक्शन 20 क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो भी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ऑफिस जिसको टैक्स इनवॉइसेस मिलती हैं टुवर्ड्स रिसीट ऑफ इनपुट सर्विसेज, इसमें भी 9394 को ऐड कर दिया गया। और ऑन बिहाफ ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो सेक्शन 24 में आपको अपने आप को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह रजिस्टर कराना पड़ेगा अगर इस तरह की इनवॉइसेस आपके पास आती हैं। कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा अभी हम इसको बहुत ही सरल भाषा में थोड़ा सा आगे चल के पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ हम डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं ताकि आपको सिर्फ नोट करने के लिए है कि कौन कौन से सेक्शन ये दो कंसेप्ट पे लागू होंगे। चलिए आगे चलते हैं। वो कहता है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों सेंट्रल और इंटीग्रेटेड टैक्स इंक्लूडिंग द क्रेडिट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। अब ये ध्यान रखा जाए ये सारा कंसेप्ट जो है ये सर्विसेज के आसपास घूमता है, इसमें गुड्स का कहीं कुछ लेना देना नहीं है। ये दोनों कंसेप्ट चाहे वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रहे चाहे वो क्रॉस चार्ज का रहे, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की बात करेगा जी। इसीलिए आप देखेंगे नाम के अंदर ही सर्विस आ रहा है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब आगे चलते हैं जी। और वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनको एक डॉक्यूमेंट यूज करना है, एक इनवॉइस यूज करनी है ताकि वो अपना आईटीसी जो उनके पास आया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। और क्या क्या डेफिनेशन काम आएगी यहाँ पे? वहां पर डेफिनेशन काम आएगी सेक्शन 25 जिसका भी जिक्र हुआ कि हम डिस्टिंक्ट पर्सन किसको कहते हैं। आई थिंक मैं जानता हूं सबको पता होगा पर एक बार फिर भी रिपीट करते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब होता है कि आपने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले रखी है एक पैन नंबर के अगेंस्ट, चाहे उसी राज्य में या अलग अलग राज्यों में। तो पहली बात तो क्लियर होती है, सब जानते हैं इस बात को कि हम एक राज्य में भी एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं जीएसटी की एक पैन नंबर के अगेंस्ट, और अलग अलग राज्य में तो लेना जरूरी है ही है। तो अपने एक राज्य में चॉइस है, लेकिन अगर अलग अलग राज्य में आप सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे तो वहां पर तो आपको लेना मैंडेटरी है। ठीक है जी। तो कहते हैं जो एक पैन नंबर के अगेंस्ट मैंने उसी राज्य में या अलग राज्यों में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और अलग अलग जीएसटीआईएन है, इनको कहा जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब इसको पकड़ के चलेंगे, सब समझ के चलेंगे। फिर सेक्शन 15 में उन्होंने रिलेटेड पर्सन को डिफाइन किया है कि कौन कौन रिलेटेड पर्सन कहलाते हैं। वो कहते हैं ये लोग वो है जो ऑफिसर या डायरेक्टर है एक दूसरे के बिजनेस में। प्लीज प्लीज मुझे लगता है किसी ने कंट्रोल लिया है मेरे, प्लीज ये स्क्रीन नहीं करें। प्रकाश वोरा जी, प्रकाश रोहरा जी, मैं आपसे चाहता हूं कंट्रोल ऑफिस लेना। सॉरी प्रकाश जी, आप कुछ मत करें।
प्रकाश जी ने क्या कर दिया सर? उन्होंने शायद कंट्रोल ले लिया स्क्रीन का और वो गलती से उन्होंने वो इधर कोई बात नहीं। कंट्रोल कैसे ले लेंगे सर? वो मैंने ही शायद क्लिक कर बटन उनको ओके कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा शायद कोई एंट्री लेना चाह रहा है अंदर, तो मैंने यस कर दिया, पर बाद में पढ़ते पढ़ते पता लगा कि वो विंडो ले रहे थे कंट्रोल। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा से दे देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। प्रकाश जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़, अरे प्रेजेंटेशन ही बंद कर दिया उन्होंने, मैं दोबारा खोल लेता हूँ। बस 1 मिनट दीजिएगा, वो प्रेजेंटेशन गलती से बंद हो गई तो हम उसको दोबारा खोल लेते। आई होप दिख रही है मेरी प्रेजेंटेशन सबको। जी जी सर, आ रही है। ठीक है, चलिए चलिए हम यहाँ पे थे डिस्टिंक्ट पर्सन पे। 15 पे रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है। वो लोग जो ऑफिसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं एक दूसरे के बिजनेस में, जो लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हैं बिजनेसेस में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्ट कोई किसी बिजनेस को कंट्रोल करता है या ओन करता है या 25% से ज्यादा की वोटिंग पावर या ओनरशिप रखता है, तो भी वो रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। और एक या दूसरा एक दूसरे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। तो ये सब जो है इनको बताया गया है रिलेटेड पर्संस। तो सेक्शन 15 में डेफिनेशन है रिलेटेड पर्सन की। इसको और आगे चलते हैं जी, सेम फैमिली मेंबर्स भी आएगा। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 बोलता है कि वो सप्लाईज बिटवीन रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो मैंने दो लोगों का आपको जिक्र किया पीछे वाली स्लाइड में, डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन। तो वो लोग जो हैं अगर आपस में सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज की बिना कंसिडरेशन के, बिना पैसा लिए दिए, तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा और वहां पे भी इनवॉइस इशू होगी। शेड्यूल 1 ये बोलती है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। और उस शेड्यूल का सबसेक्शन 2 बड़ा क्लियरली बोलता है कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है किसके बीच में, रिलेटेड पर्सन के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, तो वो मानी जाएगी सप्लाई, बिना पैसे के भी सप्लाई मानी जाएगी। ये कंसेप्ट भी समझने के लिए बहुत जरूरी है जी। प्रकाश जी ने फिर कुछ, प्रकाश जी कुछ दिक्कत आ रही है आपकी वजह से, प्लीज या तो आप लॉग आउट कर जाइए प्रकाश जी। प्रकाश जी आप क्यों छेड़खानी कर रहे हैं? प्लीज मान जाइए। प्रकाश जी आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिएगा तब ठीक रहेगा। प्लीज आप लॉग आउट कर दीजिए प्रकाश रोहरा जी। प्रकाश रोहरा जी, आप सिस्टम से छेड़खानी मत करिए, केवल अपना अपना करिए प्लीज। अगर कोई प्रकाश जी को जानता है तो उनको फोन करके बोलिए प्लीज सिस्टम से लॉग आउट करके फिर दोबारा लॉग इन कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ सर। प्लीज चलिए, हमने एक प्रोविजन छोड़ दिया क्योंकि वो प्रकाश जी ने आया कर दिया था, मैंने नहीं किया। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं इसको। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। ये एक ऐसा रूल है जिसने कई समस्याओं का समाधान किया है और जिसको काफी देर तक जीएसटी ऑफिसर्स ने नहीं माना। तो फिर हार के सरकार को सर्कुलर निकालना पड़ा, सर्कुलर 199 है शायद। तो वो सर्कुलर निकालने के बाद पता लगा कि नहीं, ये रूल 28 बिल्कुल कार्यान्वित है, बिल्कुल एप्लीकेबल है और हमारी सिचुएशन में भी एप्लीकेबल है। इसकी मैं डिटेल में बात करेंगे। हालांकि सिर्फ इसकी जो 2 लाइनें पढ़ने पे ही पता लगता है कि जहां पे रिसिपिएंट को आईटीसी पूरा मिलना है, तो जो भी वैल्यू इनवॉइस पे लिख दी जाएगी, चाहे जीरो भी लिख दी जाएगी, दैट वैल्यू शुड बी डीम्ड एज द ओपन मार्केट वैल्यू। ये कहां पे आ रहा है? ये वैल्यूएशन के केस में आ रहा है कि अगर एक सप्लाई को आपने मान लिया जहां पे हम कह रहे हैं कि पैसे का लेन देन आदान प्रदान हुआ ही नहीं, तो उसकी वैल्यू कैसे लगाएंगे? आप सप्लाई तो मान रहे हैं उसको। ठीक है जी, शेड्यूल 1 क्या बोलती है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन
उसको सप्लाई माना जाएगा, चलो मान लिया आपने। लेकिन अब हमने पैसा लिया तो है ही नहीं, क्योंकि आप खुद ही लिख रहे हैं शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन, तो अब वैल्यू कैसे करेंगे उसको? तो उन्होंने बोला अगर ओपन मार्केट वैल्यू है तो चलेगा। अब फिर बोला ये तो बिना मतलब कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी टैक्स की। कैसे हो जाएगी कि जी आप एक डिस्टिंक्ट पर्सन से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, तो उसमें तो वो टैक्स लगाएगा। तो गुड्स वाला तो चलो आगे गुड्स बेचेगा, उसको आईटीसी मिल जाएगा, फायदा हो जाएगा, लेकिन सर्विसेज वाला कैसे करेगा? बोले हाँ ये तो दिक्कत आएगी इसमें, ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कैपिटल भी ब्लॉक हो जाएगी। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ सर सेम अमरजीत सर जी एक बार म्यूट कर दे इनको, सर सेम जी को, थैंक यू। तो अ, फिर उस समस्या का समाधान देने के लिए उन्होंने बोला कि वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा करते हैं, हम रूल 28 के थ्रू ये बोल देते हैं कि इनवॉइस पे जो भी वैल्यू लिखेंगे आप, वो वैल्यू मान्य होगी एज पर वैल्यूएशन रूल। ये हमारे बहुत काम आने वाले, इसको पकड़ के चलेंगे, समझ के चलेंगे सर। आगे जो जो कमियां रह गई उसके लिए ये रूल 28 बड़ा कामयाब रहेगा। फिर उसी लाइन में आगे रूल 32(7) है, वो बड़ा क्लियरली बोलता है कि बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एंड रेफर टू 25 वेयर आईटीसी अवेलेबल शैल बी डीम टू बी निल। तो अगर आप उस वैल्यू को बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन अगर कोई सर्विस कर रहे हो, टैक्सेबल सर्विसेज है, तब उसको जीरो भी कर दोगे तब भी चलेगा। तो ये दोनों सेक्शन साथ साथ पढ़ के चल रहे हैं हमको, 32(7) और रूल 28, रूल 32(7) और रूल 28। फिर सर्कुलर 199 है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट की। तो प्रोविजन तो हमने लिस्ट डाउन कर लिए कौन कौन से एप्लीकेबल है। अब उन प्रोविजन को रूल यूज भी करेंगे यहाँ पे, और हम कंसेप्ट भी समझेंगे। देखिए सब लोग जानते हैं जीएसटी क्या है। जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तो एक लाइन हमें रटा दी गई थी, और वो लाइन थी कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। और वो लाइन क्या बताती है कि हमने वैट के जमाने से बिल्कुल यू टर्न ले लिया। कि वैट के जमाने में जब एक गाड़ी बनती थी मारुति की हरियाणा में, और उस गाड़ी पे टैक्स चार्ज होता था एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का जो स्टेट का भाग था वो आता था हरियाणा गवर्नमेंट को, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी। जीएसटी ने इसको बिल्कुल 360 डिग्री यू टर्न कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, अब ये जीएसटी स्टेट को उस स्टेट में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में नहीं जाएगा, ये जाएगा कंज्यूमिंग स्टेट में, जहां पे कंज्यूम हो रहे हैं ये गुड्स या सर्विसेज। तो अंडरलाइन कंसेप्ट जो हमारे पूरे जीएसटी का है, इसी के ऊपर टिका हुआ है, वो है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो इसी एम को, इसी गोल को अचीव करने के लिए दोनों कंसेप्ट आए हैं कि टैक्स शुड रीच द कंज्यूमिंग स्टेट। तो पहला जो टेस्ट है इसी लाइन में, सर जी मत करो, फिर होल्ड कर दिया, चलो ठीक है। सर थोड़ा मुझे बोल दीजिए ना एडमिट का राइट। सॉरी, आपसे नहीं बोला हूँ, हर्ष अच्छा सर ठीक। थोड़ा मुझे एडमिट का राइट दीजिए ना एक मिनट। सर कुछ दिक्कत है कोई ना कोई, चलिए कोई नहीं। अब ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है वो कहता है कि जी अगर आईएसडी को समझना है तो आईएसडी कैसे समझना है? बोले कम से कम 3 पार्टी होंगी आईएसडी में। ये टेस्ट है। जहां पे भी कंफ्यूजन आता था आपको कि जी मेरे को आईएसडी लगेगा कि क्रॉस चार्ज लगेगा, ये टेस्ट है जी। आईएसडी का पहला टिक मार्क क्या है कि कम से कम 3 पार्टी होनी चाहिए। कौन कौन सी पार्टी होनी चाहिए? नंबर 1, वो कहता है एक होता चाहिए जिसको सर्विस रिसीव हुई है, एक होना चाहिए जिसने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और एक तीसरा बंदा होगा जिसको उन सर्विसेज की इनवॉइस मिली है। तो सीधा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। एक हेड ऑफिस है जी, और एक उसका ब्रांच ऑफिस है जी। ब्रांच ऑफिस के अंदर स्टॉक का ऑडिट किया किसी सीए ने। अब ये ऑडिट तो उस स्टॉक का हुआ है जो कि ब्रांच में पड़ा था, लेकिन उसने इनवॉइस दे दी हेड ऑफिस में। अब ये सिचुएशन बिल्कुल कैप्चर होती है। इसमें 3 लोग हैं, कौन कौन है? एक तो
वो प्रोफेशनल है जिसने ऑडिट किया, स्टॉक ऑडिट किया, वो प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है। एक जिसको सर्विस मिली, सर्विस किसको मिली इस केस में? ब्रांच ऑफिस को मिली, जहां पे स्टॉक ऑडिट हुआ। लेकिन इनवॉइस किसके पास आई? इनवॉइस आई हेड ऑफिस के पास। तो जब भी हम बात करेंगे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की, तो उसमें कम से कम 3 लोग होने चाहिए, और वो 3 लोग ये हैं। वो कहता है सर्विस मिलनी चाहिए वन ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, किसी को कोई डाउट होगा तो अभी पूछ ले, नहीं तो हम डिस्टिंक्ट पर्सन को ये मानते हुए चलेंगे, आप सबको समझ में बात डिस्टिंक्ट पर्सन की कंसेप्ट को आ रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सर्विसेज एक डिस्टिंक्ट पर्सन को मिली है, लेकिन इनवॉइस दूसरे को मिली है। तो इस केस में जब इनवॉइस दूसरे को मिली है, ये दूसरा बनेगा क्या? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सर्विस इसको नहीं मिली है, तो सर्विस मिली है किसी और को। तो जीएसटी भी वहीं जाना चाहिए जिस जहां पे सर्विस मिली है, तभी तो वो गोल अचीव होगा कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, के कंज्यूमिंग स्टेट तक ये टैक्स पहुंचना चाहिए। उसी मुद्दे को कार्यान्वित करने के लिए ये आईएसडी का कंसेप्ट सामने आया है। अब ये जो आईटीसी है, ये इसका नहीं है जिसको इनवॉइस मिली है, ये उसका आईटीसी है जिसको सर्विस मिली है। तो अब वो जिम्मेवारी बनती है इस हेड ऑफिस की कि भैया तुम अपना जो जीएसटी का आईटीसी है ये पहुंचाओ उस ब्रांच में जहां पे एक्चुअली सर्विस डिलीवर हुई है। तो वो कैसे करेगा? वो एक इनवॉइस रेज करेगा उस ब्रांच ऑफिस के नाम पे जहां पे एक्चुअल में सर्विसेज डिलीवर हुई हैं। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। नहीं है तो मुझे चैट बॉक्स में या कैसे भी करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो एंड में कर सकते हैं, जैसे आप चाहेंगे। अब इसका केस लॉ एक है, बड़ा फेमस केस लॉ है कमिंस इंडिया का, महाराष्ट्र का केस लॉ है, जहां पे उन्होंने बोला कि एचओ जो है वो कॉमन इनपुट सप्लाई जो ब्रांच ऑफिस के बिहाफ पे है, उसकी इनवॉइस उसके पास आती है। तो उन्होंने बोला एचओ का आईटीसी नहीं है ये, एचओ इज नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल दिस आईटीसी। तो एचओ मस्ट रजिस्टर इटसेल्फ एज आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर ये आईटीसी जो है उसको पहुंचाना है ब्रांच ऑफिस में या अदर यूनिट। ठीक है जी। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि क्या एक कंपनी जिसका एक हेड ऑफिस है और जिसकी मान लीजिए 2 फैक्ट्री हैं और 2 ब्रांच ऑफिस हैं, तो 5 यूनिट है और 5 जीएसटी नंबर है। ठीक है जी। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसी कंपनी को कितने रजिस्ट्रेशन आईएसडी के लेने पड़ेंगे या लेने चाहिए? मेरे को चैट बॉक्स के थ्रू जवाब दे सकते हैं। सवाल मैं एक बार फटाफट दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक कंपनी का हेड ऑफिस है दिल्ली में, उसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक यूपी में है और एक महाराष्ट्र में है, और उसकी 2 फैक्ट्री है, एक गुजरात में है और एक कर्नाटका में है। अब 5 उसकी जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन है अलग अलग स्टेट में, 5 अलग अलग स्टेट में। मेरा सवाल है उसको आईएसडी रजिस्ट्रेशन कितनी चाहिए, लेनी चाहिए? 1 2 3 4 5। मेरे पास आंसर अभी सब आ रहे हैं 1 1 1 1 1। ठीक है जी। ये कंसेप्ट इतना आसान नहीं है। इस कंसेप्ट का आंसर है 0 1 2 3 4 5। ये सारे आंसर करेक्ट है। अब इसको बात समझिएगा कैसे। अगर मैं ये बोलता हूं कि इस कंपनी ने कोई भी ऐसी इनवॉइस नहीं ली है उस सर्विस की जो सर्विस उस यूनिट पे ना मिली हो, मतलब क्या हुआ? नहीं, एचओ की जरूरत नहीं है सर। मैं कहता हूं एचओ ने कोई इनवॉइस रिसीव नहीं की है कोई ऐसी सर्विस की जो मिली है उन फैक्ट्री में, उन ब्रांचेस में। एचओ ने सिर्फ वो इनवॉइस रिसीव की है जो उसको मिली है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे को आईएसडी कहां एप्लीकेबल होना है? जब सर्विस किसी और को मिल रही है, इनवॉइस किसी और के पास आ रही है। तो फिर जिसके पास इनवॉइस आ रही है ये आईटीसी इसका नहीं है, तो इसको ठीक जगह पे आईटीसी पहुंचाना है, आईएसडी यही काम करेगा।
और अगर ये पांचों यूनिट एक दूसरे की इनवॉइसेस रिसीव कर रहे हैं तो 5 आईएसडी लेनी पड़ेंगी। और अगर कोई भी यूनिट एक दूसरे की इनवॉइसेस रिसीव नहीं कर रहा है तो कोई आईएसडी की जरूरत भी नहीं है। और अगर सिर्फ एक एचओ ही रिसीव कर रहा है ऐसी इनवॉइसेस तो आपका आंसर दुरुस्त है कि एक एचओ में एक आईएसडी की रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। किसी का कोई सवाल है अगर इस पूरे कंसेप्ट में तो अभी पूछ लीजिए। जिन जिन लोगों ने 1 2 बोला था उनको आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि ये कोई मैंडेटरी ये नहीं कि एक एचओ में ही सब काम ऐसा होता है। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र वाली कंपनी ने अपने पास सिक्योरिटी गार्ड एक सर्विस ले रखी है किसी कंपनी से, लोकल कंपनी से, और वो सबसे सस्ता रेट लगाती है। तो महाराष्ट्र वाली कंपनी ने कहा ऐसा करो, मेरे हेड ऑफिस में भी जो दिल्ली में है और मेरी ब्रांचेस और मेरी जो दूसरी कर्नाटका वाली फैक्ट्री है यहां पे भी आप गार्ड आप प्लेस करो। उन्हें कर देते हैं जी। अब गार्ड कहां पे सर्विस दे रहे हैं? पांचों जगह पे दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि ऑर्डर वहां से दिया था उसने गुजरात से, तो जो सर्विस कंपनी है, जो मैन पावर सप्लाई कंपनी है, सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई कंपनी है, उसने इनवॉइस दे दी गुजरात वाली फैक्ट्री वाले को, सारे सबकी इनवॉइस वहां दे दी। अब उस केस में गुजरात वाला बन गया आईएसडी, जबकि ना तो वो एचओ है, वो सिर्फ एक फैक्ट्री वाला है। 5 जीएसटीएन जो डिस्टिंक्ट पर्सन है उनमें से एक है। तो आईएसडी इसको भी लेना पड़ सकता है क्योंकि अब इसके पास वो इनपुट है जो इसके लिए नहीं है। वो इनपुट बाकी 4 स्टेट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहुंचाना है। यस संजय जी, संजय भटनागर। सर मेरा वही क्वेश्चन था, क्या इसके अंदर एचओ के लिए मैंडेटरी नहीं है, कोई भी ब्रांच आईएसडी हो सकता है हाँ जो जी, डिस्ट्रीब्यूट करना है? एब्सोल्युटली। अगर यही सवाल था ऐसा तो नहीं है कि आंसर सिर्फ एचओ के ही लिए बिलिंग होती है, वो जहां बिलिंग होगी अदर्स के लिए है, यस डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा तो उसको आईएसडी करना है। यस। ठीक सर, हाँ, थैंक यू। अब कुछ नीरव जी का, थैंक यू नीरव जी। मुझे लगता है जवाब भी आपका कई हद तक ठीक है कि जनरली कंपनीज एचओ पे करती हैं। हो सकता है अगर करती हैं तो फिर एचओ को आईएसडी लेना है। बट ये माइंड में सोच के कहीं पे फिक्स मत कर लीजिएगा कि आईएसडी का कनेक्शन सिर्फ एचओ से है। जहां जहां पे भी ऐसी इनवॉइसेस एक दूसरे के पास आएंगी तो आपको आईएसडी लेना जरूरत पड़ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप नाउ इट इज क्लियर, द कंसेप्ट इज ओके क्लियर। सर, हाँ जी। ओके। अब क्रॉस चार्ज पे आते हैं सर। अगर आपको याद हो तो मेरी पहली लाइन आईएसडी में थी कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 3। एक सर्विस प्रोवाइडर, एक सर्विस रिसिपिएंट, और एक वो जिसके पास इनवॉइस आ रही है, द अदर डिस्ट्रिक्ट पर्सन। कंसेप्ट ऑफ क्रॉस चार्ज में ये डिफरेंस है सर। पहला ही टेस्ट, इसमें जनरली 2 ही पार्टी होती है सर। और 2 पार्टीज कौन सी होंगी? मैं जनरली वर्ड यूज किया है, बाद में बताऊंगा कि जनरली क्यों यूज किया है। यहां पे जनरली 2 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी हैं? वो ये है जी, एक रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, एक प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। ये जनरली दोनों डिस्ट्रिक्ट पर्सन ही होते हैं जी। मतलब फिर दोबारा से वही कि एक पैन नंबर के अगेंस्ट 2 या 2 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है अलग अलग जगह पे या सेम स्टेट में। सर्विस एक बंदा प्रोवाइड करता है दूसरे को, दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर्सन को, या एक। थैंक यू जी। अब इसमें ये भी हो सकता है कि इंटरनली एक डिस्टिंक्ट पर्सन 3 या 4 लोगों को सर्विस दे रहा है, तो ये भी हो सकता है। बट हम क्यों मैंने जनरली 2 पार्टीज बोला है? क्योंकि ये दोनों लोग जो है ये विद इन द कंपनी ही है, विद इन दैट 1 पैन नंबर ही है। नीरज जी कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सर ये मैं पूछना चाह रहा था, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया था सिक्योरिटी सर्विसेज का, जी तो सर वो जैसे क्या होता है, ये इंस्टेंटली जब कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज मुझे रिक्वायरमेंट है, पता चला मुझे 1 साल बाद ऐसा कोई केस आ गया, जैसे आपने सिक्योरिटी वाला बताया कि मुझे सिक्योरिटी वहां से लेनी पड़ गई किसी एक ब्रांच से, जी। तो उसी समय रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि पहले से भी लेके रख सकते हैं? आप पहले से भी लेके रख सकते हैं। अच्छा, तो पहले से ही 5 ब्रांचों का हम आईएसटी लेके रख ले और जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे।
मैं इतना सिंपल सजेशन नहीं दूंगा, हमारे लिए तो फायदेमंद है, 5 रजिस्ट्रेशन होंगी तो 5 इंटू गुना पैसा मिलेगा हमें। हाँ हाँ सही बात है। लेकिन हम अपना फायदा देखें। हाँ, लेकिन किसी और सीए ने ये रिकमेंडेशन दे दिया कि भाई साहब जरूर नहीं है आपको 5, तो फिर वो क्लाइंट जा भी सकता है। तो हाँ कहने का सही मतलब बात ये है है। कि जी पहले वो जो कंपनी की स्ट्रेटजी डिसाइड करनी चाहिए कि सर आप जी किस जी तरह से कंपनी को चलाना चाहते हैं। जी जी अगर कहीं पे भी ऐसा अनुमान है, ऐसी आशंका जी है कि जी। जी कोई भी कहीं से भी काम कर सकता है ऐसा, तो हम्म। फिर 5 लेना जरूरी है, अदरवाइज ठीक है सर। ठीक है। ठीक। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सर्विस एक को मिलेगी, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, और वैल्यूएशन का भी इसके अंदर मैंने बताया ना, रूल 28 इंपॉर्टेंट है, तो वैल्यूएशन कैन बी डन एज पर रूल 28, और बात करेंगे आगे जाके इसकी। तो वो क्या कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस। अब मैंने इसको हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रॉस चार्ज सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस में भी होगा, ये ब्रांच ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस भी हो सकता है, ब्रांच ऑफिस टू हेड ऑफिस भी हो सकता है। तो वो सब केस माइंड में रख के चलेंगे जैसा कि मैंने बताया। इस एग्जांपल में मैं लिख रहा हूं हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस, द वैल्यू ऑफ द सेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस बाय द एचओ शैल बी डीम्ड विद ओपन मार्केट वैल्यू। वो कह रहा है वैल्यूएशन कैसे करनी है कि जी जो इनवॉइस पे वैल्यू लिखोगे वही ओपन मार्केट वैल्यू मानी जाएगी, और वही वैल्यूएशन के रूल्स है। तो बोला ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कह रहे जो भी लिख दोगे आप इनवॉइस पे, क्योंकि रूल 28 सेकंड प्रोविजो क्लियरली बोलता है कि अगर सामने वाले को इसका आईटीसी मिलना है तो वैल्यू 10 रुपए रखो, 100 रुपए रखो, 0 रखो, 100, 500, 1000 कुछ भी रखो, वो ओपन मार्केट वैल्यू मान ली जाएगी। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर दिया इन्होंने, उन्होंने बोला अगर, क्योंकि वो भी केस आएंगे जहां पे सामने वाले को आईटीसी नहीं मिलना है, ब्रांच है, रजिस्टर्ड है, बट वो आईटीसी नहीं मिलना उसको। एक कारण आईटीसी नहीं मिलने का हो सकता है कि वो जो सर्विसेज आगे सप्लाई कर रहा है वो एग्जाम सर्विसेज है, या वो टैक्सेबल सर्विसेज नहीं सप्लाई कर रहा, या गुड्स नहीं बेच रहा। तो उस केस में भी तो वैल्यूएशन होगा, और वो वैल्यूएशन फिर रूल 28 से बाहर हो जाएगा, क्योंकि रूल 28 तो वही एप्लीकेबल है कि कुछ भी लिख दो, प्रोवाइडेड ये आईटीसी सामने वाले को मिल रहा है एज इनपुट क्रेडिट। लेकिन जिसको नहीं मिल रहा है वहां वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, तो वहां दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने फिर वहां पे भी थोड़ा रिलीफ दे दिया। वो क्या कह दिया, बोले अगर सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज है जो कि एचओ में काम कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ब्रांच ऑफिस को, वो सैलरी उस वैल्यूएशन की कंप्यूटेशन का पार्ट नहीं बनेंगे, तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी इस केस में। सिमिलरली उन्होंने बोला मैनेजिंग डायरेक्टर, टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजर, ये भी सैलरी इनकी ऐड करने की जरूरत नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। लेकिन बाकी सारी कॉस्ट जितनी भी हैं एचओ के ऑपरेशन में जो भी लग रहा है, चाहे वो एचओ का रेंट है, चाहे एचओ की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, खाना पीना एक्सेट्रा जो भी लग रहा है, वो सब तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर वैल्यूएशन पर्पस। अभी जो जो भी कहानी शुरू हुई क्रॉस चार्ज की, क्योंकि मुझे लगता है आईएसडी तो फिर भी 100 में से 10-15 लोग फॉलो कर रहे थे इंडिया में जब से लॉन्च हुआ, लेकिन क्रॉस चार्ट तो कोई फॉलो कर ही नहीं रहा था। और आज की डेट में भी मैं मानता हूं 70% लोग क्रॉस चार्ज के कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे, जहां पे भी मल्टीपल जीएसटीआईएन है। तो इसीलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए, क्योंकि अब डिपार्टमेंट भी जाग चुका है, वो इन चीजों को बहुत जल्दी पकड़ेगा। स्पेशली उन क्लाइंट का, ध्यान से मैं दोबारा से जो सवाल कर रहा हूं, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन क्लाइंट का जिनका एक से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं एक पैन के अंडर, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट पर्संस हैं, और वो वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पर्सन जो आगे सप्लाई करता है वो एग्जाम सर्विसेज या एग्जाम गुड्स बेचता है, वहां तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा। एक सवाल आया कि क्रॉस चार्ज कब लगता है। हाँ बता रहे हैं सर, बता रहे हैं, अभी अभी तो शुरुआत की है, अभी अभी बताते हैं। आई थिंक शैलेजा मोहन जी, बस 2 मिनट रुकिए, अभी आपका जवाब देते हैं आपको। तो क्या हुआ, ये केस लॉ आया, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स, तो कर्नाटका का केस है, मोस्ट प्रॉब्ली बैंगलोर का हॉस्पिटल चेन है। तो
वहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट बोला कि जी आपका जो हेड ऑफिस है वो अपने अलग अलग जो ब्रांचेज हैं उनमें ये सर्विसेज देता है। उसमें एग्जांपल दिया आईटी सर्विसेज, पेरोल सर्विसेज, एचआर सर्विसेज। तो वो तो शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई है और लायबल टू टैक्स है, तो आप लोगों ने क्यों टैक्स पे नहीं किया? फिर एक ट्रिपल AR में डिसाइड हुआ कि देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसेप्ट, आईएसडी और क्रॉस चार्ज। आईएसडी में कम से कम 3 लोग हैं, इसमें 2 लोग से भी हो सकता है। ये इंटरनली जेनेरेटेड सर्विसेज हैं, तो जो पैन नंबर के अंदर अलग अलग जीएसटीएन है वो आपस में एक दूसरे को कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं। हेड ऑफिस जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ब्रांच ऑफिस भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। हेड ऑफिस कुछ सर्विसेज दे रहा है अपने ब्रांच ऑफिस को, खुद ही अपने ही ब्रांच ऑफिस को, सेम पैन नंबर में, तब भी वो सप्लाई मानी जाएगी एज पर शेड्यूल 1। तो जो मेरे पास सवाल आया शैलजा जी, ये सर्विसेज हैं। एक हेड ऑफिस में आपने सारा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, वहीं से आप पेरोल, सबकी सैलरी, टीडीएस वगैरह सब मैनेज करते हो। तो वो सर्विसेज जो एचआर दे रहा है वो किसको दे रहा है? एम्प्लॉय सिर्फ एचओ में तो होंगे नहीं, एचओ के अलावा एम्प्लॉयज वो ब्रांचेस में होंगे, वो फैक्ट्री में होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे। तो अगर उन सब फैक्ट्रीज में, उन ब्रांचेस में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको मैनेज करने की सर्विसेज एचओ दे रहा है, तो एचओ को चार्ज करना पड़ेगा अपनी उन ब्रांचेस को, अपने उन फैक्ट्रीज को। इसको बोलते हैं क्रॉस चार्ज। सिमिलरली अगर कोई ब्रांच अपने दूसरी ब्रांचेस को या अपने एचओ को कोई सर्विस दे रहा है तब भी क्रॉस चार्ज का कंसेप्ट आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने पहले आईएसडी में बोला वही रिपीट यहां कर रहा हूं, तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ एचओ ही सर्विसेज देता है अपनी ब्रांचेस को। देता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सिर्फ एचओ ही नहीं देता है। देयर कुड बी सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे हो सकते हैं इंस्टेंसेस जहां पे एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को कोई सर्विस दे, जहां पे एक ब्रांच अपने एचओ को कोई सर्विस दे, ये भी हो सकता है। तो अपने माइंड को ये मत एक डायरेक्शन में लेके चलिएगा कि सिर्फ एचओ ही देता है। आई होप आई एम क्लियर। तो जब जीएसटीएन वर्सेस जीएसटीएन एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं कुछ भी, तो वो एक टैक्सेबल सप्लाई है एज पर शेड्यूल 1। उस केस में हमें क्रॉस चार्ज करना है, एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन में टैक्स इनवॉइस रेज करना है। आई होप इट इज क्लियर। और वैल्यूएशन की जो दिक्कत आती है, जो प्रोविजन दे रखे हैं वो सिर्फ क्रॉस चार्ज में ही दे रखे हैं, क्योंकि इनपुट सर्विस ड्यूटोमीटर में तो जो इनवॉइस पे थर्ड पार्टी ने टैक्स अमाउंट दिया है हमको एज इट इज आईएसडी को आगे पास ऑन करना है। क्योंकि ये सर्विसेज आपस में दी जा रही हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दी जा रही हैं, इसीलिए वैल्यूएशन का सवाल यहां पे आएगा। तो सर एक्सक्यूज मी जी सर, आईएसडी में भी इनवॉइस तो देना ही है ना, कॉमन इनपुट ट्रांसफर करने का। हाँ, इनवॉइस देना है, लेकिन उसमें क्या वैल्यूएशन करना है उसका कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ओके। वैल्यूएशन की दिक्कत आएगी सिर्फ क्रॉस चार्ज में। अच्छा, और कॉमन इनपुट जो ट्रांसफर करना है आईएसडी में वो प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर करना है। हाँ, उसके लिए कुछ बेसिस लेने पड़ेंगे, चाहे टर्नओवर, चाहे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एरिया, कुछ भी करके आपको बेसिस लेके, एक स्टैंडर्ड बेसिस लेके आपको फिर आगे। जैसा सर्विस टैक्स में करते थे सर प्राय। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट, वही आंसर ओके है। सर। थैंक यू नीरव जी। ओके थैंक। हाँ जी। तो कोलंबिया एशिया में बिल्कुल डिटेल में बताया गया कि क्रॉस चार्ज कहाँ लगेगा और आईएसडी क्या है और आईएसडी और क्रॉस चार्ज में फर्क क्या है। किसी को भी यहां तक कोई भी सवाल है आप प्लीज चैट में मुझसे पूछ सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, तभी हम आगे चलने की प्लान करेंगे। चलिए, अगर कोई सवाल नहीं तो इसका मतलब मेरी ऑडियंस बहुत बढ़िया है, जिनको पहली बार में बताने पे सब अच्छा समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अब हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। मैं देखूं एक मैसेज आया है। हाँ, पीपीटी मिल जाएगी सर, डोंट वरी। पीपीटी जल्दी मिल जाएगी। चलिए इस पे फोकस करते हैं, सर्विस। सर्विस रिसीव्ड एट
अदर डिस्टिंक्ट पर्सन, डीपी मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन, बट इनवॉइस इज रिसीव्ड एट अनदर डीपी, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो जो हम बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं वही लेके चलते हैं कि जी सर्विस मिली है ब्रांच ऑफिस को लेकिन इनवॉइस आ गई हेड ऑफिस में। तो इस केस में क्या रहेगा, इसको बात करते हैं। फिर दूसरा केस क्या है, कॉमन सर्विसेज। कॉमन सर्विसेज का मतलब क्या हो गया कि आपका ऑडिट होता है किसी कंपनी का, तो सीए ने ऑडिट का बिल दे दिया हेड ऑफिस को। अब क्या ऑडिट एज ए एक्सपेंस सिर्फ हेड ऑफिस का है कि पूरी कंपनी का है? तो मेरा आंसर है वो तो पूरी कंपनी का है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए इस कॉमन सर्विसेज को। आंसर इज यस। तो इसको भी देखेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या ये क्रॉस चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि आईएसडी में होगा। फिर तीसरा जो है वो है कि सर्विस बिटवीन वन डिस्टिंक्ट पर्सन एंड अनदर डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये तीन ही कंडीशंस हमारी बनती है, जिसको कि हम एग्जांपल्स के साथ चलेंगे और फिर हम आपकी हेल्प से डिसाइड करेंगे कि किस केस में क्या होना चाहिए। चलिए, कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने जहां पे सर्विस एक जगह पे रिसीव हो रही है लेकिन इनवॉइस दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन के पास आ रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बाई चांस ये सिक्योरिटी सर्विस का एग्जांपल लिया। सॉफ्टवेयर लाइसेंस कि एचओ ने एक सॉफ्टवेयर खरीदा और उसमें बोला कि भाई ये सॉफ्टवेयर जो है मान लीजिए कोई सैप है, चाहे ओरेकल है, कोई ईआरपी है, तो ये हमारे ब्रांचेस यूज करेंगे। तो हर जगह पे उसने टोटल 40 सॉफ्टवेयर लाइसेंस लिए, किसी जगह पे 10 दे दिए, किसी जगह 15, फिर तीसरी जगह 15 दे दिए। तो अब ये जो इनवॉइस आई है हेड ऑफिस के पास, ये इनपुट क्रेडिट 40 सॉफ्टवेयर का, ये हेड ऑफिस का नहीं है, ये जाना चाहिए उन 3 ब्रांचेस के पास। तो इस केस में क्या लागू होगा आप बताएंगे? मेरे को चैट बॉक्स के थ्रू बताएं प्लीज। आई एम वेटिंग। 2 जवाब आए अभी तक क्रॉस चार्ज। शैलजा जी का जवाब आया आईएसडी। बस वो चेक करेगा टेस्ट 3 पार्टी हैं कि 2 पार्टी हैं। एक सर है रिपीट। एक है जिसने सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दिया, मान लो टीसीएस है। एक है जिसके पास इनवॉइस आई, वो है एचओ है। एक है जिसके पास लाइसेंस यूज पहुंचा, ब्रांच। तो 3 लोग हैं इसमें, तो 3 है तो आईएसडी। तो इस केस में 3 लोग हैं तो आईएसडी लगेगा। जो हेड ऑफिस के पास इनवॉइस पहुंची है वो 40 लाइसेंस की, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी 3 ब्रांचेस में जिनको वो लाइसेंस यूज करने के लिए दिया गया है। क्योंकि लाइसेंस वो ब्रांच ऑफिस में यूज हो रहे हैं तो आईटीसीबी वहां पे ट्रांसफर होगा और ये जिम्मेवारी रहेगी एचओ की उस आईएसडी को, जो एचओ है, अपना आईटीसी बाकी 3 ब्रांचेस तक पहुंचाने के लिए। एनीवेज, और देखते हैं कॉमन सर्विसेज, ऑडिट, कॉमन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिर हम बात करते हैं सर्विस बिटवीन वन डीपी एंड अनदर। वो सर्विस के एग्जांपल है कि बिजनेस स्ट्रैटेजीज डेवलप की गई ब्रांचेस के लिए, इंटरनल ऑडिट कंडक्ट किया है कंपनी के अंदर। तो अब आप मुझे बताएंगे, पहला वाला तो हमारा डिसाइड हो गया कि इट इज आईएसडी, ठीक है। अब सेकंड बताइए, कॉमन सर्विसेज में क्या लगेगा, आईएसडी लगेगा कि क्रॉस चार्ज लगेगा? सर एक इसमें वही जवाब आया टेस्ट है। किया जाएगा। सेकंड दो दो पार्टी रहेंगी तो सर क्रॉस चार्ज रहेगा विद इंसर्शन। ठीक है, तो मेरे पास 2 जवाब आ गए हैं। वर्बली आया है संजय जी का, वो कह रहे हैं क्रॉस चार्ज रहेगा। जो मेरे चैट बॉक्स में आंसर आए वो आईएसडी रहेगा। तो इस बारी मैं किसी को नाराज नहीं करूंगा। सर्कुलर 199 बोलता है दोनों काम कर सकते हो आप इस केस में आईएसडी करना चाहो तो आईएसडी कर दो, आप इसमें क्रॉस चार्ज करना चाहो तो क्रॉस चार्ज कर दो। ये फ्रीडम उन्होंने हमको दे दी। बोले ऑडिटर ने दिया बिल किसके नाम पे, हेड ऑफिस के नाम पे दे दिया। अब ये खर्चा सिर्फ एचओ का तो है नहीं, ये तो हम बात कर चुके हैं बार बार। तो खर्चा तो पूरी कंपनी का है, तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कंपनी में। आंसर इज यस, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए तो फिर तो हम आईएसडी यूज कर रहे थे।
बोले वाला कोई बात नहीं, हम इसको क्रॉस चार्ज भी कर सकते हैं, एचओ को सारा आईटीसी लेने दो, और फिर ये मानो कि एचओ ने सर्विसेज दी है, ऑडिट सर्विसेज टू द ब्रांचेस, फिर एचओ एक इनवॉइस रेज करके क्रॉस चार्ज कर लेगा। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर कॉमन सर्विसेज है तो आप चाहे आईएसडी से पास करिए, चाहे क्रॉस चार्ज से करिए, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तीसरे पे आते हैं सर, ये तो सिंपल ही है, क्योंकि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। बिजनेस स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा? हर एचओ बनाएगा ब्रांचेस के लिए। इंटरनल ऑडिट कौन कराएगा? एचओ कराएगा सब ब्रांचेस के लिए। तो इस केस में क्या होगा सर? चैट पे जवाब फटाफट दीजिए। क्रॉस चार्ज। क्रॉस चार्ज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड संजय जी। इस केस में होगा क्रॉस चार्ज। तो ये मैंने पूरा खाचा खींच दिया है, जहां से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरह की सर्विसेज को हमने कैसे डील करना है, कहाँ पे 3 लोग हैं, कहाँ पे 2 लोग हैं, एटसेट्रा। तो अगर अभी भी किसी का डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। बिना समझे आगे मत जाइएगा, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। समझना बहुत जरूरी है ये कंसेप्ट। मैंने आपसे एक स्टेटमेंट दी थी, अगर आपको याद हो, 70% लोग, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकता है, आज भी क्रॉस चार्ज को नहीं फॉलो कर रहे। जिसके पास भी क्लाइंट हैं, जिनकी मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हैं, उनको क्रॉस चार्ज एप्लीकेबल होगा ही होगा। सर सेकंड ऑप्शन में जहां आप ऑडिट फीस के बारे में बताए, ऑडिट फीस को आईएसडी के थ्रू कैसे, किस रेशियो से भेजा जाएगा ब्रांचेस में? सपोज केवल 2 ब्रांचेस हैं। सर डिस्ट्रीब्यूशन तो वही है, बेसिस लेंगे जो आप क्रॉस चार्ज में लेंगे। ओके, सेम रहेगा, कैलकुलेशन बेस वही रहेगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जी आपने बोला जी हम इसको आईएसडी के तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जी तो एचओ ने रजिस्ट्रेशन ले लिया आईएसडी का, ऑलरेडी है मान लेते हैं। उसके बाद ऑडिट का बिल आया, ऑडिट का बिल आया जी 10 लाख रुपए का। अब वो एचओ है, उसकी 2 ब्रांचेज है, 2 ब्रांचेज मान लो 2 फैक्ट्रियां हैं। जी दोनों फैक्ट्री के अंदर टर्नओवर चल रही है, एक में 100 करोड़, एक में 50 करोड़। और उसका बिल आया 1 लाख का, 10 लाख का ऑडिट का। अब ऑडिट तो पूरी कंपनी का हुआ है, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 3 रजिस्ट्रेशन हैं, एक एचओ और 2 फैक्ट्रीज हैं। हाँ, अब इसमें सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओके, कि तीनों जगह पे कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, प्रो डाटा बेसिस पे। प्रो डाटा बेसिस पे कर दीजिए। बट जो भी मेथडोलॉजी फॉलो करें उसको, उसकी रिकॉर्डिंग करें, डॉक्यूमेंटेशन करें और कंसिस्टेंटली फॉलो करें, बस ये एक होना चाहिए। फिर अगर कोई ऐसा इनपुट क्रेडिट आता है जो सिर्फ एचओ के लिए आईटीसी है ही नहीं, वो है ही दोनों फैक्ट्री के लिए, तो उस फैक्ट्री की टर्नओवर के बेस पे कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, एक में 50 करोड़ हो रहा है, एक में 100 करोड़ हो रहा है, तो 2:1 पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। आपने स्टॉक इंश्योरेंस लिया, एक्चुअल स्टॉक के बेस पे कर सकते हो। आपने ऑडिट कराया, इंटरनल ऑडिट जैसी बात हो रही है, किसी थर्ड पार्टी को हायर किया, तो आप उनकी टर्नओवर बेस पे कर सकते हो। तो एनी स्टैंडर्ड बेसिस यू कैन अप्लाई। सर जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज बैंक देते हैं एचओ को स्टॉक के बेस पे, जी और स्टॉक उनका दोनों फैक्ट्रीज का अलग अलग है, जी। उस कंडीशन में कैसे, क्योंकि वहां तो ओवरऑल बहुत दे रहे हैं, तो फिर वहां कैसे इसका वैल्यूएशन कराएंगे? बड़ा आसान है जी। अब आप पहले तो बताइए आईटीसी कौन सा मिल रहा है एचओ को, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कराता हूँ। किस चीज़ का आईटीसी मिल रहा है? नहीं तो वो तो एक्सपेंसेस हुआ ना, ऑडिट जो भी उन्होंने बैंक चार्ज लगाए ओवरड्राफ्ट की, चलो, विजिटिंग बैंक ने उन स्टॉक का इंश्योरेंस कराया, ठीक है जी, उसका इंश्योरेंस का भी आईटीसी मिलना चाहिए आपको। जी। तो वो आईटीसी स्टॉक वैल्यू के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर। नहीं तो सर सपोज दैट एचओ से कोई भी सेल नहीं होती, मेरी दोनों फैक्ट्री से ही सेल होती है, जी। एचओ मेरा सिर्फ ये है कि वहां से मेरी अकाउंटिंग होती है और सारी चीजें होती है, अब उस अब कंडीशन में आपने मुझे। अब आपने एडवोकेट वाली बात की ना, मजा आया सुन के सवाल। देखो जी, ये प्लानिंग टूल है जी। कैसे टूल है जी? अगर एचओ के पास कोई आईटीसी आ रहा है और वो सेल नहीं कर रहा है, जी तो आपने ये बताना है कि एचओ इज गिविंग अ लॉट ऑफ सर्विसेज टू द 2 फैक्ट्रीज। उसके लिए क्रॉस चार्ज का इनवॉइस जनरेट कराइए जी। और सेट ऑफ मिल जाएगा आपको। तो बैंकिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग, कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से कि कब आपको आईएसडी में जाना, कब आपका। सर ऐसा तो नहीं कि किसी में हम आईएसडी भी फॉलो कर सकते, किसी में क्रॉस चार्ज कर सकते, किसी सर्विसेज पे, कि सर एक ही अडॉप्ट करना पड़ेगा? हाँ सर, सामने है किस सिनेरियो में आप क्या फॉलो कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे सामने है सर।
तो उस मेरा क्वेश्चन था कॉमन सर्विसेज में मैं किसी में आईएसडी लेना चाहता हूँ, किसी हाँ में क्रॉस चार्ज करना चाहता हूँ, कर ये ऐसे है मेरे पास लिबर्टी? कर सकते हैं सर। ठीक है। हाँ, कॉमन सर्विसेज है ना, कर सकते हो। मैं चैट बॉक्स देख लूँ तो सवाल आए हुए हैं। इज क्रॉस चार्ज एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई? यस सर, क्रॉस चार्ज जुलाई 17 से एप्लीकेबल है। मैंने बताया आज भी लोग 70% लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। कि इज आईएसडी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी फॉर ट्रेडिंग बिजनेस ऑल्सो? देखिए, मैंने क्या बोला, कंपलसरी तभी है। जब मैंने पहला सवाल किया था ना 5 ब्रांचेस का, तो मैंने कहा था कितने आपको आईएसडी रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मैंने कहा था 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब आप ट्रेडिंग कंपनी है, पहला तो सवाल आएगा कि आईएसडी एप्लीकेबल तब है जब 2 या 2 से ज्यादा जीएसटीआईएन है एक पैन के अगेंस्ट। इसका मतलब देर आर 2 और मोर देन 2 डिस्टिंक्ट पर्सन, तभी आईएसडी कंसेप्ट आएगा जी। तो अगर आपकी ट्रेडिंग फर्म है और ऐसा सिनेरियो है, और उसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या चेक करना है कि क्या ऐसा हो रहा है कि मेरे किसी जीएसटीएन पे सर्विसेज मिल रही हैं लेकिन इनवॉइस दूसरे जीएसटीएन पे आ रही है, तो आईएसडी कंपलसरी है, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। अगर आप इतनी प्लानिंग से चल सकते हो कि आप ऐसा क्रॉस नहीं करें कि एक का सर्विस वाला इनवॉइस दूसरे के पास आए, तो आईएसडी की जरूरत भी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी। हाँ, आई होप शैलजा जी को समझ में आ गया। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं जी। ये एक बेसिक नेट नेट में कंपैरिजन है। मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन जब आपको आईएसडी वाली ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं, जहां मतलब एक दूसरे का इनवॉइस ले रहे हैं। क्रॉस चार्ज में रेगुलर रजिस्ट्रेशन है, उसी में चलेगा, कोई अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एचओ में ऑलरेडी जीएसटी नंबर है और वो अपने ब्रांचेस की इनवॉइसेस भी रिसीव कर रहा है, तो उसको दूसरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, आईएसडी की सेपरेट लेनी पड़ेगी आईएसडी। इसमें सिर्फ इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्रॉस चार्ज में कॉमन इनपुट, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का सारा ट्रांसफर होगा बेसिस ऑन कि एचओ ने कितनी सर्विसेज किसको दी। आईएसडी में तो आईटीसी फिक्स्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेक्शन 20 के हिसाब से उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्रॉस चार्ज में वैल्यूएशन की जरूरत है, और वैल्यूएशन के अंदर रूल 28 सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे वो लिखता है कि 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक, जब सामने वाले का आईटीसी होना है तो उसमें कुछ भी वैल्यू लिख दो। एक, जहां सामने वाले का वैल्यूएशन नहीं, मतलब सामने वाले को आईटीसी नहीं मिलना है, तो फिर आपको वैल्यू करनी पड़ेगी अपनी सारी सर्विसेज। उन सर्विसेज में से सैलरी वैलरी सब हटवा दीजिए, बाकी वैल्यू करके उस पर 10% ऐड करके आप इनवॉइस कर दीजिए। क्रॉस चार्ज में कोई सेपरेट रिटर्न फाइल नहीं करनी है, लेकिन आईएसडी में सेपरेट रिटर्न जाएगी, दैट इज जीएसटीआर 6 एंड 6A। कुछ सवाल मेरे हैं, अब इसको आपसे जवाब लेता हूँ। ये सवाल अभी शैलजा जी ने भी किया, इज इट मैंडेटरी टू हैव आईएसडी रजिस्ट्रेशन, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ मेनी आईएसडी रजिस्ट्रेशन कैन बी डन अगेंस्ट वन पैन? तो एक से ज्यादा भी हो सकती है, आई थिंक ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। हाउ कैन अ कॉर्पोरेट ऑफिस distribute the ITC of stock insurance taken for stock lying at 2 factories? मैं चाहूंगा कि अब आप लोग जवाब दें इसका, कि अगर कॉर्पोरेट ऑफिस ने, एचओ ने स्टॉक इंश्योरेंस करी है, ये संजय जी का सवाल ही था, दोबारा कर लेते हैं, और वो 2 अलग अलग फैक्ट्रियों के स्टॉक का इंश्योरेंस हुआ है और इनवॉइस आई है कॉर्पोरेट ऑफिस के पास, तो ये क्या करेगा इस सिचुएशन में? तो यहाँ तो क्रॉस चार्ज के बेसिस पे दोनों को इन्वेस्ट कर सकते हैं सर, नहीं या सर, आईएसडी के बेसिस पे करेंगे? दीपक, यस, दीपक जी का करेक्ट, बहुत बढ़िया दीपक कुमार गुप्ता जी, करेक्ट आंसर है आईएसडी। इसका मतलब सिर्फ यही है कि इंश्योरेंस हुई है स्टॉक की, किसकी? उन फैक्ट्रीज की, उन ब्रांचेस की। आपकी नहीं है, लेकिन इनवॉइस आपके पास आ गई, तो आईटीसी आपका नहीं है भैया, आईएसडी बन जाओ और डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आईएसडी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉर्पोरेट ऑफिस इज हेल्पिंग इट्स 2 फैक्ट्री इन प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, विल दिस सिचुएशन हैव एनी जीएसटी इंपैक्ट? इस केस में कुछ करना पड़ेगा मुझे। एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो अपनी 2 फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल परचेज करवा रहा है, इस केस में मुझे कुछ करना पड़ेगा?
कि कुछ नहीं करना। सर इसमें बिलिंग कहाँ होगी ये पता चलेगा ना, इनवॉइसिंग कहाँ के लिए हो रही है? नहीं सर, जरूरत नहीं डायरेक्ट है। डायरेक्ट हो रही है सर? नहीं सर, बिलिंग तो डायरेक्ट ही जा रही है। चलो मैं और इंप्रूव कर देता हूँ इस सवाल को। बिलिंग डायरेक्ट ही जा रही है सर। बिलिंग उन फैक्ट्री के नाम पे ही जा रही है, रॉ मटेरियल की। कोई जरूरत नहीं है सर आईएसडी की। आईएएस की जरूरत ही नहीं है। आईएसडी की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल है क्रॉस चार्ज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यही तो सब लोग मिस कर रहे हैं सर बात को। हम्म। क्या एचओ ने, क्या कॉर्पोरेट ऑफिस ने सर्विस सर्विसेज के लिए कर लेगा, सर्विस प्रोवाइड की हाँ, ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एचओ ने सर्विस दी है भाई साहब अपनी फैक्ट्रीज को, उनके लिए प्रोक्योरमेंट कराई है। ठीक। तो प्रोक्योरमेंट सर्विस, संजय सर यही मिस कर रहे हैं 70% लोग, इसको सर्विस मान ही नहीं रहे हम लोग। अच्छा। तो सर्विस दी है सर उसने, क्रॉस चार्ज विल बी एप्लीकेबल हेयर। यही हम सब लोग मिस कर रहे हैं सर। इसीलिए आज राजेश सलूजा हाजिर हुआ है कि भैया ये गलती करना बंद करो। अब वैल्यूएशन की भी दिक्कत नहीं है। रूल 28, अगर सामने वाले का आईटीसी बन रहा है, 100 रुपए लिख के डाल दो हर महीने कि भैया 100 रुपए की हेल्प करी हमने। या जो आपका संजय जी पहला वाला सवाल था कि अगर एचओ सेल नहीं कर रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिस सेल नहीं कर रहा है, जी। लेकिन उसको आईटीसी आ रहा है, जिस बिल्डिंग में वो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसका किराया दे रहा है, किराए पे उसको जीएसटी देना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट ऑफिस का आईटीसी अगर आपने उस फैक्ट्री तक पहुंचाना है तो क्रॉस चार्ज यूज करिए ना सर। हम्म। नहीं तो खर्चा बन जाएगा, नहीं तो कुछ और गलत जुगाड़ करेंगे हम लोग। जो लीगल जुगाड़ है उसकी तरह चले ना। तो सर एक्सक्यूज मी, जी अभी नीरज जी। सर 28 रूल में मैंने क्रॉस चार्ज किया, समझो मेरा मेरा वैल्यू डाल दिया, समझो 1 रुपीज। सर ज्यादा भी डाल सकते हो, वो तो हमारी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। समझो डाल दिया, हाँ तो जी। वो आईटीसी रिस्ट्रिक्शन अंडर रूल 42 लग सकता है नहीं सर, कि भाई 42 वो इसलिए होता है। सामने एग्जेम्प्टेड है या सामने वैल्यू कम है, तो आईटीसी भी उसका रिस्ट्रिक्शन का पॉइंट आ सकता है। नीरव जी इसको रिपीट करते हैं। हाँ, हमने कहा रूल 28 का सेकंड प्रोविजो वहां एप्लीकेबल है जहां पे सामने वाले के लिए इनपुट क्रेडिट मिलेगा। ओके। इसका मतलब सामने वाला कोई ना कोई टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा। तभी उसके लिए एलिजिबल आईटीसी बनेगा ये। हाँ, लेकिन अभी समझो मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस ने पूरा आईटीसी पहले ले लिया, किस चीज पे? अब कोई भी सर्विस की। नहीं नहीं सर, ये यही तो हमको समझना है सर। सर्विस सर्विस के लिए अलग अभी अलग समझो जवाब होगा। कॉमन का ले लिया, आप बोलते हैं क्रॉस चार्ज में अंडर सेक्शन 28 में मेरे को कौन सा भी वैल्यू लगाना है, दैट इज अलाउड एज पर सेक्शन। अलाउड। हाँ, तो लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस को समझो ज्यादा आईटीसी लिया है उसने बुक्स में, तो वैल्यू बढ़ा दो सर क्रॉस चार्ज के लिए। तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, वही हाँ बोल रहा बढ़ा हूँ। दीजिए सर, उसके लिए मैं नहीं रोक रहा हूँ। वो तो हमने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी वैल्यू लिखेंगे अपनी इनवॉइस पे वो मान ली जाएगी। तो वो रूल 42 एक से वो नहीं अट्रैक्ट नहीं होगा ना। नहीं नहीं, रूल 42 तो हाँ वहां आता है जब कोई सप्लायर है वो टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट सप्लाई दोनों कर रहा है, तो रूल 42 43 आएंगे पिक्चर में। अच्छा अच्छा, रिस्ट्रिक्शन नहीं होएगा। नहीं सर। ओके ओके। थैंक यू, थैंक यू। तो इस केस में क्रॉस चार्ज लगेगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फैक्ट्री जो है अपने इंजीनियर को भेज रही है दूसरी फैक्ट्री में, दोनों पैन नंबर सेम ही है, मतलब जीएसटी एंड डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, टू हेल्प देम इन इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन। इस सिचुएशन में कुछ होगा सर? क्रॉस चार्ज होगा। क्रॉस चार्ज होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एनडी बोडाके जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोल्हापुर वाले बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं हमारे, थैंक यू। क्या एक क्रॉस चार्ज के अंदर इनवॉइस नील वैल्यू में इशू की जा सकती है? देखो बड़ा सिंपल है आंसर, यस और नो में है। हाँ की जा सकती है, ठीक है। तो रूल 37 देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है। हाँ जी। अब आपके सवाल और मेरे जवाब। आई थिंक हमको बोला गया था 6 बजे तक खत्म करने के लिए, बिल्कुल 6 बजने में 1 मिनट है, तो हम टाइम पे चल रहे हैं। आपके सवाल और मेरे जवाब सर। क्रॉस चार्ज और आईएसडी के रिलेटेड कोई भी पेंडिंग अभी भी कंफ्यूजन रह गया तो हाजिर है। सर मैंने ऐसा नहीं कहा था कि आपको 6 बजे खत्म करना है, मैंने आपसे कहा था कि जितना हो नहीं नहीं जल्दी कोई बात देगा नहीं, उससे मैं हो। अपनी प्लानिंग से चल रहा था, तो मैं किसी को वो नहीं कर रहा, शिकायत नहीं है ये, मैं तो सिर्फ जी सर। मैंने अपने आप को बता रहा हूँ सर कि यहाँ पर जो क्लासेस हैं 10:30 बजे शाम तक चली, रात तक चली है। अरे क्या बात है, चलो अगली बार उस तैयारी के साथ आएंगे।
जी सर। तो किसी का भी कोई सवाल हो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट भी है, थोड़ा टिकलिश भी है, तो सवाल पूछने में हिचकियाँ नहीं प्लीज। सर सर सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइड करता है एचओ, हाँ जी। तो उसका जो अमाउंट है सर, वो तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी चार्ज कर सकता है, हमारी सर्विसेज है, हम कुछ भी चार्ज कर सकते हो अपने ब्रांचेस से। हाँ नीरज जी, दो तरह से इसको लेंगे आंसर को। एक तो ये है कि मेरे एचओ पे कोई भी आईटीसी है ही नहीं। मतलब ये है कि एचओ कोई भी ऐसी सर्विसेज नहीं ले रहा जिसके ऊपर वो टैक्स पे कर रहा है। सिचुएशन हाइपोथेटिकली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उस केस में मेरे पास आईटीसी सेट ऑफ करने के लिए नहीं है, तो मैं जबरदस्ती क्यों अमाउंट को इन्वॉल्व करूं। मैं 100 रुपए में या 50 रुपए में दिखा दूंगा कि मेरी सर्विसेज जारी हैं, प्रोवाइडेड सामने वाले को आईटीसी मिलना हो। ये हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस केस में आप कोई भी वैल्यू लीजिए, लेकिन आप सेकंड सिनेरियो लेते हैं जहां पे आपके एचओ के पास आईटीसी है, वो किसी किराए की बिल्डिंग में रह रहा है, कोई उसकी इंश्योरेंस है, कुछ भी, और आईटीसी उसका है जो परचेज कर रहा है वो। तो अब उसके लिए तो आईटीसी कामयाब नहीं है, कुछ फायदे का नहीं है, क्योंकि वो सेल तो कुछ कर नहीं रहा है। तो उस केस में आप क्रॉस चार्ज की वैल्यूएशन उस बेस पे कर दीजिए, ताकि वो आईटीसी शिफ्ट हो जाए ब्रांचेस में। आई होप आई हैव सर यही आंसर। मेरा क्वेश्चन था, यही था, क्योंकि आईटीसी आएगी तभी तो करने का फायदा है क्रॉस चार्ज। सर एक होता है अभी फायदा, होता आईटीसी है है ही नहीं। एक है कि रिक्वायरमेंट है। तो दोनों को अच्छा साथ साथ अच्छा। देंगे, खाली फायदे पे फोकस नहीं जी। करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। ठीक है थैंक जी। यू। एक शायद चैट बॉक्स। यस सर, कोई और सवाल। वॉइस वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मेरे को ही नहीं आ रही कि किसी सबको नहीं आ रही। आवाज में थोड़ी दिक्कत है सर, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनको समझ है में नहीं आ ना, रहा एक बार दोबारा कोशिश करें सर, नहीं तो चैट बॉक्स में लिख के दे दे। हर्ष सर, हर्ष जी सर। आ जाइए सर ऑनलाइन। सर करते ही देखिए सर मेरे आप। ख्याल से अब कोई अब क्वेश्चन कोई बचा नहीं है, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। चलो बढ़िया है सर सर। का प्रेजेंटेशन इतना क्लियर था कि किसी के कोई डाउट्स ही नहीं रहे, सब पहले से ही हाँ सर एक ये सॉल्व होते रहे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सर सर ये 10% जो इंक्रीमेंट वाला आपने बताया था उसको सर एक दफे रिपीट कर दीजिए। सर नॉर्मली बोलते हैं कि जब आपने क्रॉस चार्ज में इनवॉइस भेजनी है अपने ब्रांचेस को, जो सर्विसेज दे रहे हैं आप, उसके ऊपर कॉस्ट प्लस 10% कर सकते हैं, या ओपन मार्केट वैल्यू कर सकते हैं। तो दोनों में से आपके पास एक ऑप्शन होती है। तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन, ये वैल्यूएशन रूल बता रहा हूं आपको मैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो अगर कोई सवाल नहीं है तो आज का प्रोग्राम मेरी तरफ से यहीं पे समाप्त होता है। एक बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का एक अपॉर्चुनिटी देने का, बहुत अच्छा लगा मुझे। सवाल भी आप सबके अच्छे आए। तो इसके साथ ही साथ धन्यवाद मैं क्लोज करना चाहूंगा। थैंक यू। तो धन्यवाद तो हम देंगे सर, आप साहब का इतना बढ़िया से आपने पढ़ाया है, इतना बढ़िया इजीली आपने समझा बहुत दिया बहुत चीजों धन्यवाद सर। को। पृथ्वी जी आज का वोट ऑफ थैंक्स आप करें। जी उसके सर। बाद राष्ट्रगान कराएगा। राष्ट्रगान के समय सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक्रोफोन बंद करके सबने सीटों पे खड़े हो जाइएगा प्लीज। जी सर। सभी मित्रों का हम हमारी वेबिनार की 274वीं वेबिनार में उपकाश के सफल आयोजन में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आज के हमारे मुख्य वक्ता जो है श्री सीए राजेश सलूजा जी, हमारी ओर से, हमारे सभी मित्रों की ओर से, हमारे संगठन की ओर से श्री राजेश सलूजा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सर, आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इतने सरल शब्दों में समझाया हमें, इसके लिए हम हमारे समस्त मित्रगण, सभी अधिवक्ता मित्र, मातृशक्ति आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपसे यही अपेक्षा करते हैं सर, ऐसे कोई अच्छे से टॉपिक लेकर आएं और हमारा हमेशा ज्ञान अर्जन करते रहें। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर सर, आप बुलाएंगे जरूर आएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसके कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समापन में हम हमारे प्रथम सत्र के
वक्ता श्री अंकित गर्ग जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने जिन्होंने हमारे आज के प्रोग्राम में सुंदर सी वाणी में हमें बहुत अच्छे से समझाया। इसके अलावा हम फर्दर आगे बढ़ते हुए हमारे शैलेश विश्वकर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आगे समापन को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे संजय भटनागर जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। समापन की कड़ी में हम हमारे आज के वेबिनार के जो जनक है हमारे श्री माननीय आदरणीय हर्ष शर्मा जी, जो इतने सर क्या कहना चाहिए आपके लिए, तो सर इतनी तबीयत स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के बाद भी आपने इतने चिंतित रहने के हमारे लिए चिंतित रहते सर, आपका आपका तो बहुत बहुत आभार बनता है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम भगवान आज बजरंगबली महाराज से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जी धन्यवाद सर। समापन की इस कड़ी में और आगे बढ़ते हुए हम हमारे इस सत्र से जुड़े हमारे मित्र, सभी अधिवक्ता मित्र जिन्होंने हमारे राजेश सलूजा जी को बहुत ध्यान पूर्वक सुना और अपना ज्ञानार्जन करा, सभी का इस पेशेंस के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अधिवक्ता मित्र, मातृशक्ति, सभी को आभार। इस वेबिनार में जुड़े, यूट्यूब में जुड़े जितने भी मित्र अधिवक्ता गण हैं, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं और सभी से गुजारिश करते हैं सर, राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल द्राविण बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी आप सबके साथ। ये तबीयत खराब है, चक्कर में मैं नहीं ज़्यादा बैठ पाया ऑफिस में, चला आया मैं उठ के वहाँ से। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। राजेश सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने आज पढ़ाया है, इसके बारे में कई लोग मुझसे काफ़ी लोग पूछ चुके हैं आईएसटी के बारे में। ईश्वर ने सर ऐसा भेजा है, माँ सरस्वती ने आपको ऐसा भेज दिया सर, आप काफ़ी क्लियर हो गया लोगों को आज। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैं हर्ष सर आपको पीपीटी भेज दूंगा, तो फिर आप सर्कुलेट कर दीजिए सर। मैं आगे सर्कुलेट करता हूँ सबसे। ठीक है, ओके। थैंक